हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आइस। मिशन आइस के द्वारा हम एनसीईआरटी कोर्स देख रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी का एनसीईआरटी आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी में किस तरह से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, किस तरह से कंसेप्ट्स है, डिफरेंट कंसेप्ट्स है जो हमें क्लियर करने होते हैं थ्रू द एनसीईआरटीज, जिसकी वजह से हमें जब हम रेफरेंस बुक्स की तरफ जाते हैं तो ईजिली कंसेप्ट्स अगर हमारे कवर अप हो पहले से ही एनसीईआरटी से, तो रेफरेंस बुक समझना बहुत ज़्यादा ईजिली होता है और कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ज्योग्राफी के पोर्शन में थ्रू द एनसीईआरटीज। सो 6 to 12 के एनसीईआरटीज है टोटल, जिसमें लगभग 8 to 9 एनसीईआरटीज है। उसमें से जितने इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटीज है जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनसीईआरटीज हम स्पेशली कवर अप करेंगे और कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में भी ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम कवर अप कर रहे हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं कि किस तरह से सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिसकी कॉपी आपके पास ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सिलेबस में एग्जैक्टली पॉइंट्स कौन से हैं, किस तरह से हमें सिलेबस को कवर अप करना है, उसको पहली बार देखेंगे। और जो बेसिक टर्म है ज्योग्राफी मतलब क्या है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट क्या है, ज्योग्राफी हम किसे कहते हैं, और ज्योग्राफी की जो स्टडी हम करने वाले हैं उसमें किस तरह से कंसेप्ट हमें कवर अप करना है, एग्जैक्टली ज्योग्राफी किस तरह से लिंक की गई है हमारे सिलेबस में, उसका महत्व क्या है, इसको समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कुछ टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें सिलेबस समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि किस तरह से ज्योग्राफी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ज्योग्राफी को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो सिलेबस को प्रॉपरली एक 4 मेन एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 4 मेन एरियाज़ में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी जिसको हम प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में आगे चलकर हम डिटेल में देखने वाले हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में एग्जैक्टली क्या डिटेल में पूछा जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी पूछी जाती है, ह्यूमन रिलेटेड ज्योग्राफी, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है हमारे इंडिया में, उस तरह की ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी किस तरह की है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बहुत सारे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, बहुत सारी ज्योग्राफी रिलेटेड बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं हर साल, बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज भी अराइज होते हैं, तो वो भी देखेंगे हम कि इसको भी डिटेल में देखने वाले हैं। और लास्ट पार्ट है जो है करंट अफेयर्स का पार्ट, यानी रिसेंट डेवलपमेंट जो ज्योग्राफी में हो रही है। हर साल हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं साइक्लोन्स की न्यूज़ आती रहती है, कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स की न्यूज़ आती है, कहीं ना कहीं वोल्केनोज इरप्ट होते हैं उसकी न्यूज़ आती है, बहुत सारे जोग्राफिकल टर्म्स न्यूज़ में आती है, तो बहुत सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स भी होते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड भी ट्रांसपोर्ट जिसमें आता है, तो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड भी इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, फॉर एग्जांपल सागर माला हो, भारत माला हो, ऐसे कॉरिडोर्स हो बहुत सारे, 4 धाम वगैरह। सो ये बहुत सारे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी अराइज होते हैं। इकोनॉमिक इश्यूज़ भी अराइज होते हैं, जिसमें हम डिटेल में जब सिलेबस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे इश्यूज़ हमारे डेली न्यूज़पेपर में आते हैं, तो वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे एक तो प्रीलिम्स में या फिर मेंस के इश्यूज़ में। सो फिजिकल ज्योग्राफी का अगर डिटेल में देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 5 पार्ट्स में, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी यानी हमारी पृथ्वी जो बनी है वो किस तरह से बनी गई है, उसका इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट कैसा है, उसको सारा डिटेल में हमें देखना होता है जियोमॉर्फोलॉजी में। सेकंड है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में जिस तरह से क्लाइमेट्स चेंज होते हैं, वेदर्स है, क्लाइमेट किस तरह से एग्जिस्ट करता है, किस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर है, अलग अलग स्टेप्स क्या है एटमॉस्फेयर के, हमारे पृथ्वी के वातावरण एटमॉस्फेयर किस तरह से बना गया है, किस तरह से क्लाइमेट्स चेंज होते रहते हैं। हम देखते हैं कि हर जगह अलग अलग प्रकार के सीजन्स होते हैं। हमारे इंडिया में स्पेशली 2 सीज़न है, लेकिन हम 3 सीज़न मानते हैं, तो वो 3 सीज़न किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कि कौन से दौरान आते हैं, उसका हमारे पृथ्वी के रिवॉल्यूशन और रोटेशन से क्या उस पर क्या क्या परिणाम होता है, ये भी क्लाइमेटोलॉजी में हम देखने वाले हैं। उसके बाद है ओशियनोग्राफी। ऑब्वियसली ओशन है यानी क्या कि सी और ओशंस की स्टडी। जैसे हम देखते हैं कि हमें सिर्फ ओशन पर पानी दिखता है, लेकिन पानी के नीचे जो माउंटेन्स वगैरह भी होते हैं, प्लेट्यूज भी होते हैं, पठार जिसको हम कहते हैं मराठी में, तो ये सारी चीज़ें ओशन के नीचे भी होती है। ओशन में बायोलॉजी भी होती है, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, तो ओशनोग्राफी
केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। तो इस तरह से ओशनोग्राफी पे हमें फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है ओशनोग्राफी का, ओशंस का, सीज का, उसके साथ साथ केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है और बायोलॉजी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अलग अलग रीजन में हम देखते हैं कि ओशंस में अलग अलग रीजन में अलग अलग प्राणी, अलग अलग प्लांट्स हमें मिलते हैं। स्पेशली अगर हम देखा जाए तो फिशेस के वेराइटीज़ हमें मिलती है, इंडिया में जो मिलती है हमें यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं मिलती। सो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्लाइमेट, वेदर, कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से। तो ओशनोग्राफी को भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। बहुत सारे फिनोमेनाज भी होते हैं जो ओशनोग्राफी रिलेटेड अराइज होते हैं। फोर्थ पार्ट है वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस जो हमारा नेचुरल वाटर रिसोर्सेस है वो, उसके साथ साथ जो ह्यूमन ज्योग्राफी में या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर देखने वाले हैं उसमें भी वाटर रिसोर्सेस का बहुत सारा जो है कंट्रीब्यूशन है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाटर लेवल है हमारे दिन ब दिन कम होती जा रही है, ग्राउंड वाटर लेवल। तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो अफेक्ट हो रही है, अफेक्ट कर रही है हमारे इरिगेशन पर भी, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी, और इंटेक पर भी, जो डेली हम इंटेक करते हैं ह्यूमन, तो उसको भी अफेक्ट कर रहा है। तो वाटर रिसोर्सेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, वाटर में हम देखेंगे कि वाटर में लेक्स भी हम देखेंगे, लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं, उसके साथ साथ रिवर्स कैसे फॉर्म होते हैं, रिवर्स कैसे अपना मोड़ लेती है, अलग अलग रिवर्स इंडिया की किस तरह की है, उनका डिस्टेंस, उनके फिजिकल फेनोमेनॉन्स क्या है। उसके साथ साथ सीज, इंपॉर्टेंट सीज है हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में भी आसपास सीज है, तो वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। और उसके साथ साथ ओशंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वाटर रिसोर्सेस में लेक से लेकर ओशंस तक कर सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। अब ये जब पृथ्वी बनी है तो पृथ्वी में हम भी रहते हैं एज ए ह्यूमन बींग, उसके साथ साथ कुछ बायो यानी क्या कि प्लांट्स भी रहते हैं और अलग अलग प्रकार के एनिमल्स भी रहते हैं। तो उनका किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका और ज्योग्राफी का क्या कनेक्शन है, क्लाइमेट का, ओशनोग्राफी का, अदर फिजिकल स्ट्रक्चर्स का, अदर फिजिकल फिनोमिनन्स का उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी डिटेल हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी को हमने स्टार्टिंग में ही डिटेल में क्यों देखा है, उसको और ज़्यादा सिलेबस को हम डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि आपके अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्योग्राफी में तो उसमें से करीबन 12 to 14 क्वेश्चन सिर्फ से सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के हैं, ध्यान देना। और बचे हुए ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है उसमें से 2 to 3 क्वेश्चन जो है हर पोर्शन पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में तो उसमें से 12 to 14 क्वेश्चन सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के ही है, और 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी पर पूछेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर पूछेंगे, या फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स पर पूछेंगे। तो इस तरह से फिजिकल ज्योग्राफी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी को हमें अच्छे से समझना होता है। एक बार अगर फिजिकल ज्योग्राफी को हमने अच्छे से समझा तो हमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी समझ में आती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी समझ में आती है, और ऑब्वियसली जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है, जो रिसेंट न्यूज़ आ रही है वो भी हमें समझ में आएंगी। तो फिजिकल ज्योग्राफी के पोर्शन को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली फिजिकल ज्योग्राफी में है क्या। फर्स्ट पार्ट हमने देखा जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी क्या कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर जहां पे हम रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स, उस ऊपर के फिजिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, फिजिकल फीचर्स क्या है, ठीक है, उसको देखेंगे। उसके साथ साथ ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर्स है, यानी जैसे मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स है ना, जिसको हम महाद्वीप कहते हैं, है ना। तो कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, अलग अलग प्रकार के सीज है, अलग अलग प्रकार के वेदर कंडीशंस है, अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट्स है। सो ये सारी चीजें, एटमॉस्फेयर है। सो ये सारे के सारे जो फीचर्स है ये कुछ ना कुछ हमारे ह्यूमन बींग्स पर इफेक्ट करते हैं, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर पर, ज्योग्राफी के फिजिकल स्ट्रक्चर्स पर, हमारे अर्थ के फिजिकल स्ट्रक्चर्स पर इंटर रिलेट करते हैं। सो इसीलिए हमें जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ना होता है। सो जियोमॉर्फोलॉजी अगर आपको पूछा गया कि एग्जैक्टली उसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, तो स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर यानी अर्थ पर जहाँ पे हम रह रहे हैं
वहाँ पर जितने भी सारे फीचर्स है, जितने भी सारे चीज़ें हैं, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर या फिर फिजिकल फीचर्स उसको जानने की जो स्टडी है उसको जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, और उसका रिलेशन क्या है हमारे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के साथ। सो उसमें एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो स्टार्ट करेंगे विद द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे इवॉल्व हुई हमारी, कैसे ओरिजिनेट हुई, उसके पीछे बहुत सारी थियरीज भी है, जैसे वैगनर थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी आपने सुनी होगी, कभी कभी न्यूज़ में आ जाती है, ठीक है, न्यूज़पेपर में बिग बैंग थ्योरी करके बहुत बार आता है ऐसा इशू। तो अलग अलग थ्योरीज क्या है बिग बैंग थ्योरी, या फिर अलग अलग थ्योरीज क्या है, अलग अलग फिलोसोफर्स ने दी है अलग अलग थ्योरीज, अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है। ठीक, उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज जिसको हम बिग बैंग थ्योरी बीबीटी जो जानेंगे। उसके बाद स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं, है ना, स्टार्स कैसे, प्लैनेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, स्टार्स हम किसको कहते हैं, प्लैनेट्स जहाँ पर हम रह रहे हैं अर्थ उसको क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ पे वो रिलाय करते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, अर्थ पर ही क्यों इस तरह का वातावरण है जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज हम अदर प्लैनेट्स देखते हैं, अदर प्लैनेट्स पर तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं है, इंसान नहीं रहता है, तो अर्थ ही ऐसा कैसे बना है, अर्थ ऐसा कैसे बना है जहाँ पर हम रह पा रहे हैं, जहाँ पे हमें बायोलॉजी दिखती है, जहाँ पे हमें ह्यूमंस दिखते हैं, जहाँ पे हमें प्लांट्स दिखते हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स दिखते हैं, वाटर मिलता है हमें, ओशंस है, लैंड मास है, प्लेट्यूज है ना, प्लेन्स है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें अर्थ पर ही क्यों एग्जिस्ट करती है, बाकी के प्लैनेट्स पर क्यों एग्जिस्ट नहीं करती। सो इसके पीछे भी हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स किस तरह से, ग्रह जिसको हम कहते हैं, सो ग्रह किस तरह से फॉर्म होते हैं, सोलार सिस्टम इन सारी चीज़ों से बनी हुई है। तो सोलार सिस्टम एग्जैक्टली है क्या हमारी, सोलार सिस्टम किस तरह से, सोलार सिस्टम में अलग अलग प्रकार के प्लैनेट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के हम कहते हैं कि स्टार्स होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा, ऐसी न्यूज़ भी आती है कि एक मेटेरॉइड्स पृथ्वी पर आने वाला है ना, वो स्ट्राइक करेगा पृथ्वी पर और तबाही मचा देगा, ठीक है, ऐसा भी कभी हमें न्यूज़ में सुनते हैं। तो मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, जो अलग अलग रॉक पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे अर्थ के रिवॉल्व ही या फिर सन के रिवॉल्व अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, तो उसको भी हम जानेंगे। तो टोटल सोलार सिस्टम देखेंगे जिसमें अलग अलग प्लैनेट्स, स्टार्स, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स वो कैसे फॉर्म होते हैं उसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ कैसे इवॉल्व हुई। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि जब अर्थ एग्जिस्ट थी या फिर अर्थ जब बनी थी हमारी, तब हम सुनते हैं, बहुत सारे न्यूज़ में भी सुनते हैं, बहुत सारे किताबों भी हमें एकेडमिक लेवल पर पढ़ाया जा रहा है कि जब पृथ्वी हमारी बनी थी तो वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, है ना। उसके बाद बरसों तक गर्म रहने के बाद बरसों तक जब ये वातावरण, आज हम देखते हैं कि जब अगर ज़्यादा हीट हो तो वो इवेपोरेट होती है ना, क्लाउड्स बन जाते हैं, और क्लाउड्स बनने के बाद बारिश गिरती है। तो इसी तरह से जब वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, उसके वजह से बहुत सारे क्लाउड्स फॉर्म हुए और वो क्लाउड बर्स्ट हुए, यानी बहुत सारी बारिश हुई, बहुत सालों तक बारिश हुई, और बहुत सालों तक बारिश होने के बाद बहुत साल लगे उस अर्थ को ठंडा होने में, और ठंडा होने के बाद फिर उस पर छोटे मोटे सिंगल सेल एनिमल्स, सिंगल सेल प्लांट्स इवॉल्व हुए, जैसे हम अमीबा को मानते हैं, है ना, सिंगल सेल एनिमल जो फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट हुआ। उसके बाद मल्टी सेलुलर प्लांट्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स एग्जिस्ट होना शुरू हो गए, और आज हम देखते हैं कि हम ह्यूमन एज ए ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं इस अर्थ पर। सो इस तरह से अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, 5 लेयर्स है जिसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर यानी क्या कि जहाँ पे रॉक्स वगैरह है, लिथो यानी क्या कि जहाँ पे खड़क जिसको हम कहते हैं ना, रॉक्स जिसको हम कहते हैं, सरफेस जिसको हम कहते हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं। एटमॉस्फेयर जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, जहाँ पे पानी है, ठीक है, पानी, वातावरण, और जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं लिथोस्फीयर, अर्थ, है ना, प्लेन जहाँ पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। उसके बाद जोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ठीक है, जोग्राफिकल हिस्ट्री यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री यानी क्या कि किस प्रकार से अलग अलग थियरीज बनाई गई जियोलॉजिकल हिस्ट्री दिखाने के लिए अर्थ की, कि अर्थ किस तरह से इवॉल्व हुई, उसके पीछे की कारणें क्या है। क्योंकि जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ा कि हिस्ट्री जैसे जैसे लोगों ने ऑब्जर्व किया, लोगों को अलग अलग प्रकार के आर्टिफैक्ट्स मिलते गए, अलग अलग प्रकार के उत्खनन के दौरान चीज़ें मिलती गई, उसी हिसाब से हिस्ट्री बनाई गई, है ना। हिस्ट्री तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, सबसे पहले जिसने बनाई होंगी उसको तो किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा। उसने जो ऑब्जर्व किया, जो उसने लिखा, उसके बाद जो थिंकर्स आए, जिसके बाद जो हिस्टोरियंस आए, उन्होंने उसी चीज़ों को पढ़ा, समझा और अपने हिसाब से हिस्ट्री को लिखा।
इसी तरह से अर्थ कैसे इवॉल्व हुई ये तो सबसे पहले किसी को नहीं पता होगा, है ना। तब तो इंसान एग्जिस्ट भी नहीं करता था। जब एक अर्थ इवॉल्व हुई या फिर अर्थ आई, अर्थ बनी, है ना, उसके बाद फिर सिंगल सेल एनिमल है, तब तो ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इंसान ने स्टडी कैसे की, ज्योग्राफी की, जियोलॉजिकल स्टडीज़ कैसे की, तो इसी प्रकार से उन्हें ऑब्जर्वेंस किया, इसी प्रकार से उन्हें अलग अलग स्टडीज़ को पढ़ा, और इसी हिसाब से धीरे धीरे किस तरह से हमें अलग अलग प्रकार के ज्योग्राफिकल फीचर्स मिलते हैं। मानो अगर मुझे वोल्केनो दिख रहा है, मानो अर्थक्वेक आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं अर्थक्वेक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और अर्थक्वेक कैसा आ रहा है इस स्टडी को जब मैं लिखता हूँ तो एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना हो गया जो मेरे ज्योग्राफी में ऐड होगा। तो इसी प्रकार से इंसान ने जिस तरह से ऑब्जर्व किया कि अलग अलग प्रकार के फीचर्स है हमारे अर्थ में, अलग अलग प्रकार के एटमॉस्फियर्स है, क्लाइमेट्स है, वेदर्स है, लिथोस्फीयर, अलग अलग प्रकार के लेयर्स है। आज भी हम जब खोदते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के लेयर्स मिलते हैं ना, खड़क मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के रॉक्स मिलते हैं, है ना। माउंटेन्स पर जब जाते हैं हमें अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, है ना। तो ये किस तरह से अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स बने, यही भी जोग्राफियंस जो है उन्होंने ऑब्जर्व करके इन सारे चीज़ों को लिखा है। तो वही हमें पढ़ना होता है कि एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर्स किस तरह से इवॉल्व हुए, उनके पीछे की जोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है। जोलॉजिकल यानी क्या कि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए जो हिस्ट्री हमें जाननी होती है, उसके पीछे की चीज़ें क्या है, उसके पीछे के कारण क्या है, इसको भी हम जानेंगे। और उसके बाद फोकस करेंगे इन प्लैनेट्स में से स्पेसिफिकली हमें कौन सा प्लैनेट पढ़ना है, अर्थ। तो अर्थ में लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि ये खड़ी लाइनें हैं, है ना, अर्थ का जब हम अभ्यास करते हैं, ये ऐसी हॉरिजेंटल लाइंस है ना, जिसको हमें कॉन्टिनेंट्स पढ़ते वक्त जानना होता है कि लॉन्जिट्यूड, ये लैटिट्यूड्स जो हॉरिजेंटल लाइन है, और लॉन्जिट्यूड्स यानी जो वर्टिकल लाइंस है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है ना। हमें लोकेशंस भेजा जाता है ना, इंडिया यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो ये लॉन्जिट्यूड और लॉटिट्यूड के हिसाब से हम लोकेशन जान पाते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यूरोप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड, उसका एंगल्स बनाए गए, तो उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है, मेरिडियन क्या है एग्जैक्टली, जो बीच में से जाती है, जो जीरो एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, तो ये मेरिडियन क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन भी बनाई गई है, ठीक है। सो इसको भी जानेंगे। उसके बाद अर्थ के रिलेटेड जो ज्योग्राफिकल फिनोमेनन्स है, यानी अर्थ क्या कैसे मोशन करती है। अर्थ हम देखते हैं कि सन है ना, और सन के साइडली ये सारे के सारे प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, रोटेट कर रहे हैं। सो इस तरह किस तरह से रोटेट कर रही है, रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। सो इसको भी जानेंगे हम। रोटेशंस क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, और इसी इफेक्ट्स का कारण होता है कि अलग अलग प्रकार के हमें सीजन्स मिलते हैं, जैसे विंटर होगा, है ना, रेनी सीजन होगा, समर होगा, तो इसका इफेक्ट्स हमारे सीजन्स पर कैसा पड़ता है, रोटेशन का और रिवॉल्यूशन का, उसको भी जानेंगे। उसके बाद इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, ऐसा कहा जाता है कि अर्थ हमारे ऐसे सीधी सीधी रिवॉल्व नहीं करती, थोड़ी सी टिल्टेड होकर रिवॉल्व करती है सन के आजू बाजू में, सन के अराउंड। तो वो टिल्टेड एक्सिस क्या है, वो कितना एंगल है, ठीक है, और उस एक्सिस का भी टिल्ट होना हमारे वातावरण पर, हमारे क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट करता है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, ठीक है। उसके बाद लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम, हम टाइम जानते हैं, हम आज कहते हैं कि अभी 10 बजे, तो 10 क्यों बजे हैं, ठीक है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, हम क्यों इस टाइमिंग को मानते हैं, इसके पीछे एक स्टैंडर्ड टाइम होगा, है ना, जिसको हम मानते हैं, और उस बेसिस पर ही हमने हमारे टाइम सेट किए हैं। तो इंडिया ने जो टाइम सेट किया है वो टाइम क्या है, ठीक है, किस तरह से इंटरनेशनल टाइम्स चलते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम है ना। हम जब जाते हैं यहाँ से अगर अमेरिका जाना है तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी अगर रात होगी तो वहाँ पे टाइम अलग होगा। सो एक स्टैंडर्ड टाइम को हम मानते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, लोकल टाइम क्या है, यानी क्या, लोकल स्टैंडर्ड टाइम जो यूनिवर्सली सभी मानते हैं, और लोकल टाइम जो हर एक कंट्री मानती है। तो ये स्टैंडर्ड और लोकल टाइम क्या है, इसको भी देखेंगे। उसके साथ साथ इंटरनेशनल डेट लाइन को भी हम मानते हैं, जो हम डेट्स देखते हैं कि आज फॉर एग्जांपल हमारी 2 या फिर 3 अगस्त है, तो आज डेट ये किस तरह से है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको। और इंटरनेशनल डेट लाइन को हम कैसे मानते हैं, कैलेंडर को हम मानते हैं। तो कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर हम मानते हैं, है ना, कैलेंडर के भी प्रकार हैं, तो कौन सा कैलेंडर हम मानते हैं जो इंटरनेशनली सारे इंडियन लोग मानते हैं। तो कैलेंडर क्या है एग्जैक्टली, डेट्स को हम कैसे मानते हैं। उसके बाद हम बहुत सारे देखते हैं कि इक्लिप्सेस और लूनार्स होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं, ठीक है। इक्लिप्सेस होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जिसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं।
कुछ उसके पीछे धार्मिक आस्थाएं भी बनाई जाती है ना। तो ये इक्लिप्सेस क्या होते हैं, इसके बाद आपको पता चलेगा कि जो हम धार्मिक आस्थाएं बना लेते हैं उसके पीछे एग्जैक्टली साइंस है, ठीक है, ना कि हमारे धार्मिक आस्थाएं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे शास्त्रों के द्वारा बनाई गई है। अदरवाइज अगर हम लॉजिकली अगर देखें तो वो अर्थ के रिवॉल्यूशन और रोटेशन है और उसका ही इफेक्ट्स है, ठीक है, ना कि उसके पीछे कुछ भगवान है, ना तो उसके पीछे कुछ बिलीफ है, ना उसके पीछे कुछ आस्था है, ठीक है। सो उसको भी जानेंगे कि इसके पीछे जोग्राफिकल रीजन क्या है, एग्जैक्टली इक्लिप्सेस कैसे होते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का जोग्राफिकल इफेक्ट क्या होता है हमारे पृथ्वी पर, तो वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो जियोमॉर्फोलॉजी में आगे हम अर्थ के बारे में देखने के बाद हम ऑब्वियसली ओरिजिन ऑफ लाइफ देखेंगे, इंसान या फिर प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग प्रकार के किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, किस तरह से वो इवॉल्व है, उनके ओरिजिन के पीछे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी देखेंगे हम। टाइम स्केल जैसे हम पूरे यूनिवर्स को देखेंगे तो उसका टाइम पीरियड भी हम देखेंगे, किस तरह से टाइम स्केल रिवॉल्व होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सोर्सेस हमारे पास किस तरह के, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार की स्टडी इवॉल्व हुई है, तो अलग अलग प्रकार की स्टडी हमें अलग अलग फिलोसॉफीज अलग अलग थेरीज देती है। तो हमें वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेबल थेरीज है उसको जानना होता है ज्योग्राफी के स्टडी के लिए रिलेटेड। तो हमारे पास सोर्सेस क्या है, डायरेक्ट सोर्सेस क्या है और इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या है, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सेस यानी क्या कि जिस तरह से हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स है, कुछ हमारे जो जोग्राफियंस है उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स अगर लिखे होंगे, उनके कुछ लिटरेचर्स होंगे जिससे हमें पता चलता है। एंशिएंट लिटरेचर बहुत सारे हैं जिसमें ज्योग्राफी रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स इवॉल्व होते हैं। तो डायरेक्ट हमारे पास सोर्सेस क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, यानी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो आने वाली चीज़ें, ऑब्जर्वेंस में क्या चीज़ें आने वाली है, अर्थक्वेक्स आने वाली है, हर साल बहुत सारी जगह अर्थक्वेक्स आते हैं, है ना, भूकंप आते हैं, बहुत सारी जगह वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, है ना, वोल्केनोज ज्वालामुखी जिसको हम कहते हैं, बहुत सारी जगह आते हैं। तो वो ऑब्जर्वेंस वाली चीज़ें बहुत सारी बार हमें दिखता है कि इस साल का जो अर्थक्वेक आया है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, जिसने बहुत सारा नुकसान किया। जो पहले आता था वो इतना ज़्यादा नुकसानकारक नहीं था, ये जो आने वाला है ये बहुत ज़्यादा नुकसानकारक है। सो ऑब्वियसली ज्योग्राफिक स्टडी बढ़ गई कि क्यों ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव आया है। तो ऑब्वियसली ज्योग्राफर्स इस पर स्टडी करेंगे कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं अर्थ क्रस्ट में या फिर हमारे अर्थ में, जिस तरह से ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आ रहा है। तो इसको भी जानना होता है ज्योग्राफर्स थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्रस्ट यानी क्या कि जो हमारे रॉक्स या फिर जहाँ पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्रस्ट, ठीक है। मेंटल उसके नीचे की लेयर है, ठीक है। अगर अर्थ को मैंने ऐसे कोनिकल काट दिया फॉर एग्जांपल, तो कोनिकल काटने के बाद ये जो पहली लेयर है इसको कहा जाता है क्रस्ट, जहाँ पे ये रॉक्स है, अलग अलग प्रकार के रॉक्स है, ठीक है, रॉक्स फॉर्म्स हो रहे हैं। मेंटल यानी क्या कि इसके नीचे की लेयर, और कोर माने ये सारी कोर जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम कोर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, यानी ऊपर से अगर नीचे हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ते जा रहा है। आज भी हम जब खुदाई करते हैं तो नीचे का टेम्परेचर गर्म होता है ना, हवा गर्म होती है ज़मीन अंदर की, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो यहाँ का तो टेम्परेचर नियर अबाउट 5,000 to 6,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, ठीक है। तो इतना बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है जब हम कोर के आसपास जाते हैं। तो कोर तक के तो हम अभी तक गए नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। स्टडी चल रही है कि हम कोर तक के चले जाए, वहाँ का स्टडी आज भी चल रहा है कि कोर तक का हम स्टडी करें कि एग्जैक्टली हमें इवोल्यूशन के बारे में पता चल जाएंगे कि किस तरह से इवॉल्व हुई थी हमारी अर्थ। तो इस पर स्टडी चल ही रहा है, दिन ब दिन चल ही रहा है। तो अर्थ क्रस्ट किस तरह से फॉर्म हुई है, मेंटल किस तरह से फॉर्म हुई है, मेंटल किस तरह से फॉर्म होती है उसको भी जानेंगे हम, और कोर किस तरह से है हमारा, वहाँ का टेम्परेचर किस तरह सा है, किस तरह का है, और इस कोर का मेंटल और क्रस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इसको भी हम जानेंगे। हम देखते हैं कि वोल्केनो जब आता है तो यहाँ से बहुत सारा लावा भी लाता है, ठीक ना। सो ये लावा ऑब्वियसली लावा जैसा ही लिक्विड यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कोर में। तो उसको भी जानेंगे कि वोल्केनो एग्जैक्टली रिलेट कैसे करते हैं हमारे कोर के साथ, ठीक है। उसके बाद जियोलॉजी हम जानने की कोशिश करेंगे। जियोलॉजी यानी क्या है कि जितने भी फिजिकल फीचर्स, फिजिकल चीज़ें हमारे ज्योग्राफी रिलेटेड हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है उन सारी की स्टडी, ठीक है। सो ज्योग्राफी में ऑब्वियसली मिनरल्स हैं बहुत सारे, हम देखते हैं अर्थ पर बहुत सारे मिनरल्स हमें दिखते हैं, कोल मिलता है ना, कोल। उसके बाद साल्ट है,
ऑयल है, ऑयल रिजर्व्स होते हैं, है ना, ऑयल जहाँ से हम निकालते हैं, क्रूड ऑयल जिसके हम निकालते हैं, पेट्रोल्स होंगे, डीजल्स होंगे, उसको फिर रिफाइन करके हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये मिनरल्स किस तरह से कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड सम फाउंड इन फूड एंड ड्रिंक्स, ये अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं जो हम उपयोग करते हैं उसका। उसके बाद मेजर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट में बहुत प्रकार के मिनरल्स होते हैं जैसे क्वार्टर्स, मीका, ओलिविन। अब ये थोड़ी सी चीज़ें आपको नहीं लगेंगी, लेकिन जब हम पढ़ेंगे इसको मिनरल्स वगैरह तो इसके नाम भी आप जान पाओगे कि एग्जैक्टली ये मिनरल्स कैसे है, इसके फिनोमिनॉन्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, ठीक है। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टर्स क्या है। फिजिकल कैरेक्टर्स यानी क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, क्लीवेज, फ्रैक्चर्स, लस्टर, स्ट्रीक, ये भी अलग अलग प्रकार के भी टर्म्स आने वाली है हमारे ज्योग्राफी में, जो फिजिकल ज्योग्राफी में हमें पढ़नी होती है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रक्चर, हार्डनेस और स्पेसिफिक ग्रेविटी। हार्डनेस किस तरह से आता है, देखते हैं कि हम बहुत सारे रॉक्स जो होते हैं वो हाथ से ही टूट जाते हैं, लेकिन बहुत सारे रॉक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, है ना, टूटते नहीं। बहुत सारे रॉक्स पर हमें लेयर्स मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे रॉक्स हमें पॉलिश्ड मिलते हैं अच्छी तरीके से, जैसे हम पेबल्स कहते हैं ना, जब हम नदी या फिर रिवर पर जाते हैं तो हमें पेबल्स मिलते हैं, ठीक है। वो पेबल्स बहुत ज़्यादा पॉलिश होते हैं जिसपे लेयर्स वगैरह हमें नहीं मिलती। तो अलग अलग प्रकार के रॉक्स भी एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार के उनकी हार्डनेस होती है, सॉफ्टनेस होती है, तो उसको भी हम जानेंगे, ठीक है। कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स। आपने जब आप एकेडमिक स्टडी करते होंगे तो आपने मेटल्स, नॉन मेटल्स को आपने जाना होगा। धातु, अधातु क्या होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है, धातु हम किसको कहते हैं, अधातु किसको कहते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं जिसमें सल्फर होता है, सल्फर। उसके बाद फॉस्फेट्स होता है, सीमेंट जिसका हम उस उपयोग करते हैं कंस्ट्रक्शंस में या फिर अलग अलग चीज़ों में। तो ये कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी है जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसके कुछ जोग्राफिकल फीचर्स है, उसको भी हम जानेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है रॉक्स, ठीक है, खड़क जिसको हम कहते हैं। रॉक्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। पेट्रोलॉजी जो कि एक ब्रांच है जो कंसर्न करती है हमारे स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ रॉक पर, यानी क्या, किस तरह के रॉक्स फॉर्म हुए हैं, रॉक्स किस तरह से बनते हैं, अलग अलग प्रकार के रॉक्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, उनके वैशिष्ट्य क्या है, इसको भी हम जानेंगे। रॉक्स और लैंडफॉर्म्स में क्या फ़र्क है, ठीक है, लैंडफॉर्म्स में और रॉक्स में क्या फ़र्क है। रॉक्स और सॉइल कैसे बनता है। आज भी हम कहते हैं कि जो सॉइल हम उपयोग करते हैं, जो सॉइल हम खेती करते हैं, वो सॉइल बनने के लिए हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है। ये जो रॉक्स होते हैं यही बाद में इनका ही इरोजन होते होते ये सॉइल में फॉर्म होते हैं। तो सॉइल आज जब हो देखते हैं ज़मीन पर, ये सॉइल के लिए हज़ारों साल लगे हैं, ठीक है। तो सॉइल किस तरह से बनी है, रॉक्स का और सॉइल का, जो हम मृदा कहते हैं या फिर ज़मीन, मिट्टी कहते हैं, वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, उसको भी हम जानेंगे, उनका रिलेशन क्या है। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट फैमिलीज है रॉक्स की, 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इग्नस रॉक यानी क्या कि जो लावा निकलता है बाहर वोल्केनोस से, ज्वालामुखी से, वो लावा जब ठंडा होता है, जो ठंडा होकर जो खड़क बनता है रॉक, उसको कहते हैं इग्नस रॉक, ठीक है। उसको हम डेफिनेशन को डिटेल में देखने वाले हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं कुछ, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, तो इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैसे फॉर्म होते हैं, कहाँ पे हमें इस तरह के इग्नस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं, इंडिया में कहाँ पे वो एग्जिस्ट है, इसको भी हम जानेंगे। और रॉक साइकिल, ऑब्वियसली ये बनने के लिए, मानो लावा बाहर आया, ये ठंडा होने के लिए टाइम लगा, ठीक है, तो ये एक साइकिल ही बन गई ना, कि पहले एक तो ये लिक्विड था, है ना, लावा लिक्विड होता है, ये बाहर आकर एक सॉलिड बनता है जिसका इग्नस रॉक में कन्वर्जन होता है, तो एक प्रकार की साइकिल ही है। तो रॉक साइकिल किस तरह से एग्जिस्ट होती है, किस तरह से वो कन्वर्ट होती है एक लिक्विड से सॉलिड में, है ना, तो किस तरह से वो कन्वर्जन होता है, उसको भी हम जानेंगे, ठीक है। तो आज हम सिलेबस को ही एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। अगर एक बार हमारे सिलेबस ध्यान में आ गए तो अलग अलग फिनोमेनॉन्स, अलग अलग डेफिनेशन जो है हमारे ध्यान में आ जाएंगे। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, ज्योमॉर्फोलॉजी में हमें पढ़ना होता है अर्थक्वेक्स। भूकंप किस प्रकार के आते हैं। भूकंप में अलग अलग प्रकार की वेव्स होती है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स जिसको हम कहते हैं। उसके बाद बॉडी किस प्रकार की होती है, भूकंप जहाँ पे आता है वहाँ का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है। सरफेस किस तरह का होता है, आज भी हम देखते हैं कि एक जगह अगर भूकंप आ गया तो करीबन 2-4 हज़ारों मील तक उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमें मिलता है ना, स्लाइट वाइब्रेशन तो हमें मिलती ही है, कम से कम 5-10 किलोमीटर के आसपास तो भी। तो कुछ भूकंप ऐसे होते हैं कि जिनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है ना, कुछ भूकंप होते हैं जो माइल्ड आते हैं, है ना, पता भी नहीं चलता,
ठीक है, कोई कहता है कि अगर रात को भूकंप आया था, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि भूकंप आया भी या नहीं आया था, ठीक है। लेकिन कुछ भूकंप रहता है, जैसे हमने जापान में या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि बहुत बड़े बड़े भूकंप आते हैं, बहुत सारा नुकसान करते हैं। तो भूकंप क्या होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार का उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वेव्स अलग अलग प्रकार की होती है ना। उसके बाद शैडो जोन क्या होता है, अर्थक्वेक के अलग अलग प्रकार हैं, तो अलग अलग प्रकार अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग वर्ल्ड, अलग अलग यूनिवर्स में, अलग अलग चीज़ों जगहों पे अलग अलग प्रकार के अर्थक्वेक्स आते हैं। तो उनके पीछे उनके टाइप्स क्या हैं, किस प्रकार के अर्थक्वेक हैं, कौन से डिस्ट्रक्टिव अर्थ है, कौन से माइल्ड अर्थक्वेक्स है, ठीक है, जिनका ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, जो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। उसके बाद उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, परिणाम क्या होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम कैसे मापते हैं। उसके बाद लोकेटिंग एंड इपीसेंटर, इपीसेंटर यानी क्या कि जहाँ से अर्थक्वेक अराइज हुआ है, तो वो जो डॉट होता है, यानी क्या कि हमें पता चलता है कि ये जो जगह है इपीसेंटर है, यानी क्या है कि इसके बाद भी यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ पे फोकस करना शुरू कर देती, वहाँ पे आजू बाजू में कौन सी चीज़ें हैं, वहाँ की जोग्राफिकल स्टडी करना हमारे जोग्राफर स्टार्ट कर देते। और इसके बाद अगर डिस्ट्रक्टिव अगर अर्थक्वेक आने वाला है, तो उसके पीछे की पहले ही हमें चीज़ें या फिर पहले ही हमें सूचना दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए उस लोकेशंस को भी जानना ज़रूरी होता है अर्थक्वेक्स के। तो अर्थक्वेक्स के हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जोग्राफिकल फिनोमेना आता है वोल्केनो, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी कौन कौन से प्रकार के टाइप्स, तो शील्ड वोल्केनोज होते हैं कुछ, ठीक है, जहाँ पे एंटायरली ऑफ फ्लूइड लावा फ्लोज, जिसको हम कहते हैं कि लावा, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट वोल्केनोज होते हैं, कैल्डेराज होते हैं कुछ, कैल्डेराज यानी क्या कि कुछ वोल्केनोज हमें ऐसे भी मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक लेक जैसा फॉर्म हो जाता है, बहुत बड़े रहते हैं वो, तो उसको भी हम जानेंगे। फ्लड बेसॉल्ट भी हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ प्रकार के जायंट वोल्केनोज भी कहा जाता है, ठीक है, जायंट वोल्केनो। फ्लड यानी क्या कि बहुत ज़्यादा पूर, जिसको हम कहते हैं मराठी में, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर फैल जाते हैं, इसको फ्लड बेसॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के वोल्केनोज क्या है, इनके पीछे फीचर्स क्या हैं, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मिड ओशन रीजेस भी होते हैं कुछ, जैसे पृथ्वी पर वोल्केनोज आते हैं वैसे ही समंदर के नीचे भी आते हैं, ठीक है। तो जैसे स्ट्रक्चर्स पृथ्वी पर बने हैं, हम जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी तरह के रीजेस भी बनते हैं। यानी क्या है कि लावा अगर निकला ओशन के नीचे भी, समुंदर के नीचे भी, तो वो भी कुछ ना कुछ रीजेस बना लेता है। रीजेस यानी क्या कि एक लाइन बना देता है, खड्डे जिसको हम कहते हैं मराठी में, ठीक है। सो इस तरह के रीजेस बना देता है। तो ये बड़ी बड़ी रीजेस बनी है हमारे ओशन के नीचे भी, ठीक है। मिड अटलांटिक रीज वन ऑफ द लार्जेस्ट रीज मानी जाती है, ठीक है। तो मिड अटलांटिक रीज, उसको भी हम जानेंगे, रीजेस एग्जैक्टली फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। सो सी फ्लोर माउंटेन्स होते हैं, स्पेशली सी फ्लोर यानी क्या कि जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी जो है, ये ओशन जो है, सी जो है, यहाँ पे भी बहुत सारे माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये जो सी फ्लोर माउंटेन्स है, ये भी कभी कभी प्लेट टेक्टोनिक के वजह से, जिसको हम जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स यानी क्या कि एक जगह से दूसरी जगह हिलने के वजह से, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हिलने की वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं और वोल्केनोज भी आते हैं, इनके नीचे का लावा भी बाहर निकल कर आता है। तो ओशन में भी नीचे इस तरह के फिजिकल फिनोमेनन्स होते रहते हैं, ठीक है। अब आज भी हम देखते हैं कि अभी हम बैठे तो एक स्टेडी बैठे है ना, लेकिन हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही, तो हम हिलते क्यों नहीं है एक जगह से दूसरी जगह। किस तरह से हम ग्रेविटेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक जगह हम एग्जिस्ट करते हैं, है ना, स्टेडी है ना, स्थायी है ना। तो वो क्या फिनोमेनॉन है, हमारी अर्थ तो रोटेट कर रही है, लेकिन हम क्यों नहीं हिल रहे, ठीक है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होंगे, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। लैंडफॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, लैंडफॉर्म्स भी एक प्रकार के फिजिकल फीचर्स हैं, वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, उसके अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है, उसको भी हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद ज्योमॉर्फिक प्रोसेसेस भी होते हैं कुछ फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। तो अलग अलग फोर्सेस है, अभी ये टर्म्स आपके लिए नहीं है, लेकिन जब हम देखेंगे इस फोर्सेस को, अलग अलग चीज़ों को, तो आपको वो ध्यान में आ जाएंगी अलग अलग चीज़ें, क्योंकि ये जोग्राफिकल फिनोमेना है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका ही इफेक्ट पड़ता है हमारे फिजिकल फीचर्स पर, फिजिकल स्ट्रक्चर्स पर, ठीक है। तो किस तरह से प्लेट मूवमेंट्स होती है, ठीक है, प्लेट मूवमेंट्स होती है। कहते हैं कि पहले जब हमारी अर्थ एग्जिस्ट हुई थी, तो अलग अलग प्रकार के कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, ठीक है, सिंगल कॉन्टिनेंट था और एक ही ओशन था, एक ही कॉन्टिनेंट था
एक ही ओशन था। आज हमें देखते हैं कि 7 मिनिमम कॉन्टिनेंट्स हम मानते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ओशन से सीज है, तब तो एक ही था, एक ही एग्जिस्ट करता था। उसको ही प्लेट मूवमेंट्स, यानी क्या कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के जो भाग है वो एक एक अलग अलग मूवमेंट्स की वजह से एक दूसरे से अलग अलग होते रहते थे, उनमें डिस्टेंस क्रिएट हो गया, और जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ उसके ही बीच में ओशंस और सीज फॉर्म हो गए। तो अलग अलग प्रकार के आज हमें सीज और ओशंस मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के कॉन्टिनेंट्स हमें मिलते हैं, महाद्वीप जिसको हम कहते हैं। तो ये कैसे इवॉल्व हुए, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे की ज्योग्राफी क्या है, इसको भी हम जानेंगे, जिसको कहते हैं प्लेट मूवमेंट्स, ठीक है। वोल्केनिज्म जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वोल्केनिज्म का अदर इफेक्ट्स क्या होते हैं, वेदरिंग, इरोजन, तो ये अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फेनोमेनॉन्स हम ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में, फिजिकल ज्योग्राफी में स्पेशली देखने वाले हैं। उसके बाद अभी जो हमने डिस्कस किया कॉन्टिनेंट्स और ओशंस कैसे फॉर्म होते हैं, है ना, महासागर जिसको हम कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स यानी क्या है, महाद्वीप जिसको हम कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के महाद्वीप, ओशंस वगैरह किस तरह से फॉर्म होते हैं, उनके पीछे थेरीज क्या है। तो अलग अलग प्रकार की थेरीज बनाई गई है जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी कहते हैं, जिसमें हम लॉरेशिया या फिर पेंजिया वगैरह, ये जो मैंने कहा कॉन्टिनेंट एक ही था, एक ही सी था, उसको ही कहा जाता है, ठीक है। तो उसके पीछे थीरीज क्या बनाई गई है, ठीक है। हमारे जो एंशिएंट जोग्राफर्स थे, सबसे पहले जो जोग्राफर्स बने, उन्होंने किस तरह की थीरीज ली, कुछ फिलोसोफर्स थे जिन्होंने थीरीज, अलग अलग थीरीज बताई, ठीक है। उसके बाद एविडेंसेस क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिन्होंने लगाई, तो उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए होंगे ना, कि इस एविडेंस के बेसिस पर हम कह रहे हैं। तो वो जो एविडेंस उन्होंने बताया, उस एविडेंस का मतलब क्या है, उनके पीछे क्या चीज़ें जुड़ी हुई है। तो एविडेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम जानने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे थियरीज अलग अलग बनाई गई है, करंट्स के रिलेटेड, मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर के रिलेटेड, ठीक है। कॉन्टिनेंट जो मैंने कहा प्लेट टेक्टोनिक्स के वजह से बनता है। प्लेट टेक्टोनिक्स यानी क्या कि हर मूवमेंट जो है अभी भी चल रही है हमारे भूभाग में, हमारे ओशंस पे, हमारे कॉन्टिनेंट्स पर अभी भी मोशन चल रही है, ठीक है। तो मोशन चलने के बाद हज़ारों साल बाद हमें दिखता है कि फॉर एग्जांपल अगर अफ्रीका और इंडिया कहा जाए, तो हज़ारों साल बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिखता है कि अफ्रीका और इंडिया में जो आज का डिस्टेंस है वो हज़ारों साल बाद थोड़ा सा वाइड होता रहा है, यानी क्या कि अलग होते रहा है। तो ये वाइड क्यों होते रहा है ना, डिस्टेंस क्यों बढ़ा है, तो इसको भी हम जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स एग्जैक्टली होती क्या है, किस तरह से प्लेट्स जो बनाए गए, यानी इंडियन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, अमेरिकन प्लेट हो गई। प्लेट यानी कॉन्टिनेंट को ही प्लेट कहा गया है, जो कि मूवमेंट कर रही है हज़ारों साल बाद, हज़ारों साल तक ये मूवमेंट चली रही है। तो ये मूवमेंट क्या होता है, उसको ही प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। उसको भी हम डिटेल में देखने वाले हैं जब हम फिजिकल ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। मेजर प्लेट्स है, माइनर प्लेट्स है। मेजर प्लेट्स यानी क्या है कि जो बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे यहाँ, जैसे साउथ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है ना, खंड जिसको हम कहते हैं मराठी में, तो आशिया खंड जिसको हम कहते हैं, साउथ अमेरिका खंड कहते हैं, उत्तर अमेरिका खंड कहते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े, इसको मेजर प्लेट्स कहते हैं। और कुछ माइनर भी प्लेट्स है, बहुत सारे आइलैंड्स भी है ना, बहुत आइलैंड्स का ग्रुप भी है, जैसे इंडोनेशिया एक आइलैंड का ग्रुप ही है ना। तो इस तरह से कुछ माइनर प्लेट्स भी बनी है जो भी मूव कर ही रही है, अभी भी कर रही है, ठीक है। तो प्लेट बाउंड्रीज क्या होते हैं, उनमें एक बाउंड्री तैयार हो जाती है, अगर वो एक साथ अगर मूव कर रही है तो उनमें कुछ बाउंड्रीज बन जाती है, ठीक है। तो बाउंड्रीज क्या होते हैं उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद रेट्स क्या होता है, किस रेट पर वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, किस बेसिस पर मूव कर रहे हैं वो, ठीक है। उसके पीछे ऑब्वियसली कुछ फोर्सेस होंगी जो एक दूसरे से अलग कर रही है, तो उनके पीछे फोर्सेस क्या है, किस तरह के फोर्सेस होते हैं वो, ठीक है। इंडियन प्लेट स्पेशली हम देखेंगे, इंडियन प्लेट जो मानी जाती है, जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, तो इंडियन प्लेट एग्जैक्टली क्या है, उसमें मूवमेंट्स किस तरह से हो रहे हैं उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। लैंडफॉर्म्स को ऑलरेडी हमने देखा, लैंडफॉर्म्स कैसे इवॉल्व होते हैं, उनके पीछे जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, ठीक है, इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स यानी क्या कि जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक आधी रिवर बह रही है, रिवर मानो हमें दिखता है कि रिवर जहाँ पे एंड होती है, जहाँ वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा डेल्टा वगैरह फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिवर जो है कुछ ना कुछ चीज़ें बहकर उसमें से आती है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम रॉक्स कहते हैं ना, बहुत सारे पेबल्स होते हैं, छोटे मोटे खड़क जिसको हम कहते हैं, वो बहकर आ जाते हैं। बहुत सारे रॉक्स जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे शेप भी मिलता है उनको, है ना, शेप भी मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के एजेंट्स रहते हैं जो इसके थ्रू ही बहते हैं,
अलग अलग प्रकार के एजेंट्स होते हैं जो लैंडफॉर्म्स भी फॉर्म करते हैं, अलग अलग प्रकार के एजेंट्स भी होते हैं जैसे अलग अलग प्रकार के एजेंट्स अलग अलग जोग्राफिकल फिनोमेनॉन्स अराइज करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें विंड होता है, विंड का हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली माउंटेन्स जो सॉइल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए विंड का उपयोग होता है। उसके बाद रनिंग वाटर, जैसे मैंने कहा रिवर्स ओशंस अगर हो रहे तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेकर जा रहे है ना। जैसे हम कहते हैं कि शिप को लेकर जा रहे हैं, हम शिप पर जब बैठते हैं तो शिप एक जगह से दूसरी जगह हमें लेकर जा रही है। तो रिवर जो हो गई हमारे शिप की क्या हो गई, एक प्रकार के एजेंट हो गए जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही। तो हमें शिप को तो लेके जाना है, लेकिन रिवर में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। तो ये जो एजेंट्स है, ग्राउंड वाटर होता है हमारा जो एक प्रकार का एजेंट, ग्लेशियर्स है, वेव्स है, करंट्स है जो एक प्रकार से एज ए एजेंट्स काम करते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है ये भी हम देखेंगे। विंड्स को हमें डिटेल में जानना है कि विंड्स कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। विंड्स का मतलब क्या है, कैसे फॉर्म होती है वो, उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। डोमिनेंट एंड हॉट डेजर्ट्स में अलग अलग, जब हम अगर मानो एक आधे डेजर्ट में हम गए है ना, डेजर्ट यानी कि वाळवंट जिसको हम कहते हैं मराठी में, अगर वहाँ पे गए तो हमें गर्म विंड मिलते हैं है ना, गर्म वातावरण रहता है वहाँ पे है ना, जो हवा है वो भी गर्म रहती है। अगर हम किसी ठंड जगह पर जाए, फॉर एग्जांपल हम यूरोप में गए तो वहाँ पे हमें ठंडी हवा मिलेंगी। इंडिया में अगर हम गए, इंडिया में अगर हम हैं तो वहाँ यहाँ पे हमें ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडी भी नहीं, एक माइल्ड हवा मिलती है। लेकिन जब समर आता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं मिलती हैं। तो ये हवाएं किस तरह से डेवलप होती है, इसके पीछे के जोग्राफिकल रीजन्स क्या है, अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग प्रकार के विंड्स कैसे मिलते हैं, फॉर्म्स कैसे होते हैं वो, ठीक है, किस तरह से वो बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी हम देखेंगे। इरोजनल लैंडफॉर्म्स यानी क्या है कि आज फॉर एग्जांपल आज आपने एक आधा रॉक देखा, अगर उसको कम से कम 10-15 साल बाद अगर आप जाकर देखोगे तो वो रॉक कम हुआ हमें दिखता है ना, कम हुआ दिखता है। तो उसका इरोजन हो रहा है ना। इरोजन का वजह क्या है, एक तो इस पर विंड आ रही है ना, हवा ज़ोर से अगर आ रही है तो इसकी जो लेयर है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। कम होते रहने के बाद अगर हम 10-15 साल बाद गए उसको देखने के लिए तो हमें छोटा छोटा हुआ मिलता है ना। तो ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या फॉर्म होते हैं, उसके पीछे विंड्स का कारण क्या है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारी टर्म्स है, जोग्राफिकल टर्म, जिसको हम देखने वाले हैं बाद में, ठीक है। उसके बाद डिपोजिशनल होता है, यह भी इरोजन हुआ है ना, ये कम होते रहा। कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे चीज़ें हमें दिखते हैं कि यहाँ पे तो फ्लैट ज़मीन थी लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है अभी। तो ये क्या होता है कि हवा से या फिर विंड से जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ही वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, एक जगह जम गई और यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्म हो गया। तो ऐसा भी हमें डिपोजिशन भी मिलता है, इरोजन भी मिलता है यानी कम भी होना, और डिपोजिशन यानी जमा भी होना एक जगह। तो इस तरह के डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स दोनों को हमें जानना होता है ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद रनिंग वाटर, उसका मतलब क्या है, रनिंग वाटर किस तरह से फॉर्म होता है, रनिंग वाटर किस तरह से एज ए एजेंट काम करता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के कुछ जोग्राफिकल फिनोमेनन्स है जिसको हम देखेंगे। वैलीज, आपने नाम सुना होगा वैलीज, ठीक है। वैलीज हम देखते हैं कि रिवर जहाँ से फॉर्म होती है तो दो साइड में हमें माउंटेन्स मिलते हैं है ना, दो साइड में हमें माउंटेन्स मिलते हैं और उसके बीच में से ये नदी बहती रहती है। तो एक वैली वी शेप फॉर्म करती है ना, वी शेप फॉर्म करती है। तो ये वैलीज कैसे फॉर्म होती है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। वैलीज, वी शेप वैली, जैसे ऑलरेडी हमने कहा कि वी शेप ऑल वैलीज किस तरह से फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कैनियंस भी देखे हमने। आज आपने देखना, अगर सर्च किया तो आपने, तो आपको अमेरिकन रीजन में या फिर अफ्रीकन रीजन में बहुत सारे ऐसे कैनियंस मिलेंगे। कैनियंस यानी बहुत दूर दूर तक हमें माउंटेन रेंज मिलती है दो साइड से, और उस बीच में हमें एक तो रिवर मिलती है बहुत लंबी, ठीक है, या फिर गैप मिलती है। तो दो साइड से बहुत लंबे दूर तक, किलोमीटर तक, हज़ारों किलोमीटर तक ऐसे हमें माउंटेन्स मिलते हैं दो साइड में, और बीच में ऐसा गैप मिलता है जहाँ पे एक आधी रिवर भी एग्जिस्ट कर रही होंगी या फिर वाटर एग्जिस्ट कर रहा होगा या फिर कुछ सूखा भी होगा। तो इसको हम कैनियंस कहते हैं। तो कैनियंस कैसे फॉर्म होते हैं ये भी जोग्राफिकल फिनोमेनन हमें दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद पैथोल्स वगैरह, ये कुछ जोग्राफिकल फीचर्स है जिसको हम जब डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जोग्राफिकल टर्म्स क्या है एग्जैक्टली, वो कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स अभी हमने देखा है ना
कि कुछ डिपॉजिट हो रहा है, एक जगह जमा हो रहा है, तो उससे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद ग्राउंड वाटर ऑलरेडी हमने देखा। लाइमस्टोन चूनखड़ी जिसको हम कहते हैं, बहुत सारी जगह एग्जिस्ट करती है ना, हम उसका उपयोग भी करते हैं। तो वो कहाँ से एग्जिस्ट होती है, कैसे बनती है वो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे रीजन्स है जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑलरेडी हमने देखा कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं। बहुत सारे हम केव्स देखते हैं, केव्स यानी गुफाएं देखते हैं। आज हम एक केव्स देख रहे हैं, अगर उसको 10-15 साल बाद देखने के लिए आए तो वो केव्स हमें एक तो छुटी हुई मिलते हैं या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए मिलते हैं उसमें। तो कुछ ना कुछ इरोजन हो रहा है वहाँ पे ऑब्वियसली, ठीक है। उस पर इफेक्ट कौन कर रहे हैं, विंड कर रहे हैं, है ना। लोकल विंड्स होंगे, विंड्स जो वारे वगैरह आते हैं मराठी में जिसको हम कहते हैं, तो वारे वगैरह हवाएं बहुत सारी आती है, कुछ ज़ोर से आते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के आते हैं। वेदर आता है, पानी आता है, बारिश आती है, हीट होती है, समर आता है, तो अलग अलग प्रकार से उस रॉक पर भी इफेक्ट करते हैं, तो उसका इरोजन भी हो सकता है ना। तो अलग अलग प्रकार के जोग्राफिकल फीचर्स हमारे जो फीचर्स है अलग अलग प्रकार के उस पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स है बहुत सारे, ग्लेशियर्स आपने नाम सुना होगा, है ना, कि यहाँ का ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो गया है ना। अंटार्कटिक और आर्टिक रीजन में हमें दिखता है, जहाँ पे पोलर रीजन है ना। हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो साउथ पोल पे अंटार्कटिका है, ठीक है, और यहाँ पे आर्टिक है। यहाँ पे सारा का सारा बर्फ़ ही हमें मिलता है ना, बर्फ़ ही मिलता है। अब ये बर्फ़ कभी कभी पिघल भी जाता है ना, मेल्ट भी होता है। तो कुछ ये ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं, ये ग्लेशियर्स बाद में मेल्ट भी होते हैं। तो ग्लेशियर्स कैसे फॉर्म होते हैं, हम अगर कश्मीर रीजन में गए तो हमें वहाँ पे ग्लेशियर्स मिलते हैं कुछ, ठीक है। अगर वातावरण में गर्मी आ गई, समर रीजन अगर आ गया, समर सीजन वगैरह आ गया, अगर वहाँ का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो ग्लेशियर क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, है ना, पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज अभी हमने रिसेंटली देखा था कि उत्तराखंड में एक ग्लेशियर जो है मेल्ट हुआ था, उसके वजह से वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो ग्लेशियर्स कैसे फॉर्म होते हैं, उसका इरोजन कैसे होता है, यानी मेल्ट हो रहा है, यानी क्या इरोजन हो रहा है ना, इरोजन हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं वो, धीरे धीरे मेल्ट होते रहे, ठीक है। तो इरोजन कैसे होता है, डिपोजिशन कैसे होता है, मेल्ट कैसे एक जगह जम जाते हैं वो, ग्लेशियर्स कैसे बनते हैं उसको भी हम देखेंगे। वेव्स और करंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद केव्स वगैरह ये चीज़ें जोग्राफिकल फीचर जो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। विदरिंग एक फेनोमेना होता है जिसको हमें डिटेल में जानना होता है, क्योंकि विदरिंग पर भी हर साल एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो विदरिंग क्या होता है, विदरिंग को हम देखने वाले हैं। जब टर्म को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वेदर, अर्थ मटेरियल्स, इसका इफेक्ट क्या होता है उस पर, उसके पीछे अलग अलग फैक्टर्स हैं, कुछ प्रोसेसेस भी है, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, अलग अलग प्रकार के प्रोसेस है, उसको भी हम जानने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग प्रकार की फिजिकल और केमिकल फेनोमेनॉन्स है जिसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें से कुछ बहुत सारी चीज़ें आपने एकेडमिक लेवल पर ऑलरेडी कवर अप की है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी है, ठीक है। बायोलॉजिकल विदरिंग क्या होता है, विदरिंग को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ठीक है। उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे विदरिंग सॉइल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के मास मूवमेंट किस तरह की होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से वो फॉर्म होती है, ठीक है। स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट, या आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा लैंडस्लाइड, है ना, लैंडस्लाइड हो रही है महाराष्ट्र में, 2-3 जगह लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड, माउंटेन जो है स्लाइड होते रहते हैं ना, तो लैंडस्लाइड क्या होता है, उसके पीछे राज क्या है, उसके पीछे जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, लैंडस्लाइड क्यों होती है, ठीक है। तो ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। यानी मास मूवमेंट यानी क्या, मूवमेंट हो रहा है ना, एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली ह्यूमन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो तो अफेक्ट होंगे ही उससे, ठीक है। लैंडफॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स कैसे बने हैं, उनके पीछे किस तरह से रीजंस हैं। अलग अलग प्रकार के रिवर्स हमें मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं और वर्ल्ड में भी मिलते हैं, है ना। लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं, अलग अलग प्रकार के लेक्स हमें मिलते हैं, ठीक है। माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, उनके पिक्स कैसे बनते हैं। जैसे देखते हैं हम कि कुछ माउंटेन जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ऐसे कुछ माउंटेन देखते हैं कि हम उसको, है ना, कुछ उसको पीक है ना, ऐसे भी हमें कुछ माउंटेन्स मिलते हैं। तो ये पिक कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये फ्लैट माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं,
तो अलग अलग प्रकार के माउंटेन्स भी हैं, फोल्ड माउंटेन्स भी हम कहते हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं उसको भी हम देखने वाले फिजिकल स्ट्रक्चर में। और उसके बाद है प्लेट्यूज, प्लेट्यूज जिसको हम पठार कहते हैं मराठी में, पठार, ठीक है। जैसे फ्लैट सरफेस है जहाँ पर हम घर बांधते हैं, है ना, बिल्डिंग्स करते हैं, जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो प्लेट्यूज कैसे फॉर्म होते हैं, प्लेन्स जहाँ पे हम खेती करते हैं, है ना, ज़मीन पर एक प्लेन ज़मीन पर ही हम खेती करते हैं ना, माउंटेन पर तो नहीं करते, वहाँ पे कर ही नहीं जाएंगे उतनी ज़्यादा, है ना। तो इसके वजह से प्लेट्यूज और प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है हमारे जियोमॉर्फोलॉजी में, फिजिकल ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट में, जियोमॉर्फोलॉजी में। जियोमॉर्फोलॉजी यानी क्या कि हम रिलेशंस भी जान रहे हैं और फिजिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, फिजिकल फीचर्स क्या है, उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग फिजिकल फीचर्स हमने देखे कि अलग अलग फीचर्स क्या है। जब हम उसको डिटेल में देखेंगे एक एक करके, तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी का, वो होता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी से आपको पता चला होगा, क्लाइमेटोलॉजी यानी क्या कि अभ्यास, क्लाइमेट का अभ्यास, तो उसको ही कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट्स हैं, उसका कंपोजिशन क्या है, अलग अलग प्रकार के गैसेस हमें मिलते हैं ना, हम कहते हैं, हम कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन भी एग्जिस्ट करता है ना, अलग कार्बन मोनोऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है। तो अलग अलग प्रकार के गैसेस भी एग्जिस्ट करते हैं वातावरण में, तो वो कैसे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर वेपर्स, उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर पर इस लेयर्स का इफेक्ट क्या होता है। स्फीयर यानी ये एक एक प्रकार के लेयर हैं जो हमारे वातावरण के ऊपर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ये सारी लेयर्स बनी है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के लेयर कैसे बनी है। सोलार रेडिएशन, ऑब्वियसली इन पर इफेक्ट तो पड़ेंगे ही। हम देखते हैं ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ को, है ना, सोलार यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है हमें। अगर डायरेक्ट यूवी लाइट अगर आ गए तो हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक ओजोन लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रही है यूवी लाइट को। तो ओजोन लेयर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा कभी कभी हम न्यूज़पेपर में भी सुनते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, यानी ख़त्म होते जा रही है धीरे धीरे। तो उसका भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से ही हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ते जा रहा है, बहुत सारी जगह ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं। अंटार्कटिक रीजन में कभी कभी हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि अंटार्कटिक रीजन का जो ग्लेशियर्स है, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होते जा रहे हैं। उसके वजह से हमारे जो ओशन और सीज़ की जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो रहा है। उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे सोलार रेडिएशन, ओजोन लेयर और अलग अलग प्रकार की लेयर काम करती है। तो वो लेयर, उसका महत्व क्या है, ठीक है, उसको भी हम जानेंगे। डे, सीजन, ईयर क्या होता है। डे, आज का हम डे है। सीजन किस तरह से इवॉल्व करते हैं, सीजन किस तरह से बनते हैं। हम कहते हैं ना कि समर आ गया, विंटर आ गया, है ना, रेनी सीजन आ गया। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइकिल होंगी, कुछ ना कुछ रीजन्स होंगे, तभी एक के बाद एक आता है, ठीक है। तो उसके बाद एक के बाद एक कैसे आता है, उसके पीछे जोग्राफिकल फिनोमेनॉन्स क्या है, ठीक है। रोटेशन, रिवॉल्यूशन का ऑलरेडी हमने देखा कि उसके इफेक्ट क्या होते हैं उस पर, ठीक है। अर्थ जब रोटेट करती है, एटमॉस्फेयर कैसे बना है, उसके लेयर्स अलग अलग प्रकार के, हीट कैसे बैलेंस होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि सन से जो डायरेक्ट रेज आते हैं, यूवी लाइट जिसको हम कहते हैं, तो हमें तो इतनी ज़्यादा वो हम जो है वो महसूस नहीं कर पाते ना, हमें बहुत कम वहाँ के यूवी लाइट्स मिलते हैं, क्योंकि ओजोन लेयर जो उसको प्रोटेक्ट करती है। अगर डायरेक्टली आ जाए तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। जो मेल्ट होने वाले ग्लेशियर्स वो तभी के तभी मेल्ट हो जाएंगे अगर वातावरण इस तरह से, अगर डायरेक्ट यूवी लाइट आ गए तो हीट को बैलेंस किया जाता है ताकि हमारे पास जितनी हीट हमें ज़रूरी है उतनी हीट आ जाए। तो ये ओजोन लेयर या फिर अलग अलग लेयर जो है वो हीट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हीट बैलेंस क्या प्रकार है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि हीट बैलेंस होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद कुछ अलग अलग ज्योग्राफिकल फिनोमेनॉन्स है जिसको हम देखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर, ठीक है, तापमान, तापमान किसको हम कहते हैं। टेम्परेचर आपने 7वीं 8वीं के कक्षा में भी पढ़ा होगा साइंस में, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कैसे एक जगह से दूसरी जगह बदलता है। हम फ्रीज़र में कुछ रखते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है ना। हम बाहर अगर रखते हैं तो रूम टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर किस तरह का होता है, उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ठीक है, रेंज क्या होती है। और
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि लावा पहले लिक्विड था, बाहर आकर वो सॉलिड हो गया, यानी क्या कि लिक्विड से सॉलिड हो गया। टेम्परेचर जो पहले बहुत ज़्यादा था वो कम हो गया, है ना। तो टेम्परेचर इन्वर्जन जिसको हम कहते हैं कि एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट होना, ज़्यादा टेम्परेचर से कम में और कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में, ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या होता है। अलग अलग प्रकार के कुछ फिनोमेनन्स होते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से ही देखते हैं कि हम बहुत सारे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, है ना, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो चक्री वादल जिसको हम कहते हैं, चक्री वादल क्यों आते हैं, इसके पीछे एटमॉस्फेयर का क्या इफेक्ट है ना, प्रेशर्स का क्या इफेक्ट है, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, ये क्या होता है, ठीक है। उच्च दाबाचा पट्टा आपण मराठी म्हणतो, है ना, कमी दाबाचा पट्टा, है ना, जास्त दाबाचा पट्टा, हे काय आपण वाचलेलं असतं मराठीमध्ये आपल्या अकॅडमिक नॉलेजमध्ये, आपल्या अकॅडमिक स्टडीमध्ये। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है एग्जैक्टली हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन यानी क्या कि किस तरह से एटमॉस्फेयर सर्कुलेट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट्स वगैरह कुछ टर्म्स है जिसको हम देखने वाले हैं। सेंट्रीफ्यूगल, कोरियोलिस फोर्स आपने नाम सुनेंगे जब आप एकेडमिक स्टडी करते होंगे। प्रेशर विंड क्या होता है, साइक्लोन जिसको हमने कहा है ना, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, ठीक है। साइक्लोन एंटी साइक्लोन किसको हम कहते हैं, एंटी साइक्लोन स्पेशली, साइक्लोन तो हमने पढ़ा होता है ना, चक्रवादल जिसको हम कहते हैं, एंटी साइक्लोन किसको कहते हैं, वो भी टर्म्स हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जनरल सर्कुलेशन किस तरह का होता है, किस तरह से जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। प्लानिटरी विंड्स यानी प्लैनेट यानी ग्रह पर, पृथ्वी पर जो विंड्स एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है उसको प्लानिटरी विंड्स कहा जाता है। कुछ लोकल विंड्स भी होते हैं, यानी क्या कि जो विंड्स इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है वो हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज में एग्जिस्ट ना करती हो, तो लोकल जिसको हम कहते हैं कि जो उसी जगह एग्जिस्ट करते हैं उसको लोकल विंड्स कहते हैं। प्लानिटरी विंड्स यानी पूरे प्लैनेट्स पर वो फैल रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो प्लानिटरी विंड्स, तो ये क्या फेनोमेनन है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कॉन्टिनेंट्स पर और ओशंस पर, रोटेशन ऑफ अर्थ उस पर इफेक्ट क्या करता है, सर्कुलेशन को भी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली सर्कुलेशन कैसे होता है। लोकल विंड्स ये यहाँ पे आ गए, है ना। कुछ विंड्स होती है जो स्पेसिफिकली उसी सीजन में आती है तो उसको सीजनल विंड कहा जाता है ना। सीजनल विंड्स, वारे जिसको मराठी में कहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के वारे जो होते हैं उसी सीजन में आते हैं, है ना। जैसे हमने अगर विंटर का, है ना, ठंड वातावरण जहाँ पे होता है वहाँ पे ठंडी जो विंड्स है वो आएंगी, ठीक है। तो उसी रीजन में उसी दौरान उस सीजन में वही आएंगी, है ना, तो वो सीजनल विंड हो गई, तो उसको सीजनल विंड कहा जाता है। तो अलग अलग प्रकार की विंड है, उसके प्रकार हैं, उसको हम देखेंगे। टोर्नाडोज होते हैं बहुत सारी जगह, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फिनोमेनॉन्स हम देखते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे घूमते हुए चक्रवादल आते हैं जिसको हम कहते हैं ना, ठीक है। तो बचपन में हमें कहा जाता है कि अगर इसके चपेट में अगर हम आ गए तो हमें ये दूसरी जगह लेके जाएंगे। ऑब्वियसली वो लेके जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह फैलते रह जाते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमेना हमने बचपन में सुना होता है, ठीक है। तो ये टोर्नाडोज कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं विंड को, तो एक ही जगह एग्जिस्ट होते हैं और बाद में फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो ये कैसे कुछ समय के लिए आते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं कभी कभी, ठीक है। तो टोर्नाडोज कैसे फॉर्म होते हैं, थंडर स्टॉर्म आपने सुना होगा, है ना। थंडर स्टॉर्म यानी क्या कि वीज वगैरह जो हम कहते हैं मराठी में, यहाँ पे गिरी है ना, बिजली गिरी है, ठीक है। तो बिजली, थंडर स्टॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसके पीछे के जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, क्यों फॉर्म होते हैं थंडर स्टॉर्म, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ ना कुछ जोग्राफिकल रीजन्स होंगे, तो उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद वाटर इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वाटर किस प्रकार का है, किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। सो वाटर एटमॉस्फेयर में किस तरह से एग्जिस्ट करता है, उसके पीछे के जोग्राफिकल फीचर्स क्या है। हमें अलग अलग फॉर्म में वाटर मिलता है, लेक्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, सीज में मिलता है, ठीक है। सो वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है,
प्रेसिपिटेशन भी होता है, ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता जिसको हम कहते हैं, है ना। ह्यूमिडिटी यानी क्या कि एग्जिस्टेंस ऑफ ड्रॉपलेट इन द एटमॉस्फेयर, है ना, वातावरण में। तो हमें कुछ ठंडी ड्रॉपलेट्स लगती है। वो आर्द्रता जो होती है वो बारिश के दौरान स्पेशली आती है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? प्रेसिपिटेशन यानी क्या कि बारिश आना, तो प्रेसिपिटेट होना। तो बारिश किस प्रकार आती है? सैचुरेशन होना। ड्यू पॉइंट आपने सुना होगा, ड्यू पॉइंट, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट क्या होता है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। फॉग वगैरह आते हैं, धुक जिसको हम मराठी में कहते हैं। तो फॉग कैसे एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। तो फॉग एग्जैक्टली क्या होते हैं? क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स इंपॉर्टेंट है बारिश आने के लिए। तो क्लाउड्स जो होते हैं वो क्लाउड्स कैसे आते हैं, ठीक है। ढग जिसको हम मराठी में कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के भी क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो क्लाउड्स कौन कौन से प्रकार है, उनके टाइप्स क्या है उसको भी हम देखेंगे। कुछ हाई क्लाउड्स होते हैं यानी बहुत ऊपर फॉर्म होते हैं, कुछ नीचे फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो बारिश लाते हैं। ऊपर, उसके ऊपर भी होते हैं। अगर आपने प्लेन से सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ क्लाउड्स, कुछ प्लेन जो है वो क्लाउड के ऊपर से जाती है ना। तो हमें नीचे कुछ क्लाउड्स मिलते हैं जो बारिश लाते हैं, और कुछ क्लाउड्स उसके ऊपर भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ क्लाउड्स होते हैं जो ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के टाइप्स है क्लाउड्स के, ठीक है। हाई, मिडल, लो लेवल पर वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल कैसे होता है, ठीक है। स्नोफॉल क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेनफॉल, अलग अलग प्रकार के रेनफॉल भी है, ठीक है। कुछ साइक्लोनिक रेनफॉल होते हैं यानी बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। कुछ रेनफॉल जो होते हैं माइल्ड होते हैं, जो नुकसान नहीं करते, है ना। तो अलग अलग प्रकार के रेनफॉल होते हैं, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। सरल ना होते हैं। सो क्लाउड्स, रेनफॉल्स, सर हे लाईन गेली इकडली. बॅक इथलं नाही जात आहे, हे लाईनच गेली. डबल क्लिक करा. खालचं ते हे करा, बंद करा स्क्रीन. हे कसं काय केलं? परत तुम्ही नेक्स्ट करा. नेक्स्ट नाही होत. नेक्स्ट नाही होत. पेन बंद, पेन आहे बंद करून डायरेक्ट बंद करून द्या ना. खालून बंद करा. खालून बंद करू द्या. पुन्हा चालू हम्म. सगळ्यात ऑप्शन खूप चांगला आहे. की ते लाईनच गेले ना. क्लिअर आउट करून द्या. परत क्लिअर आउट करणार आहे. चालू होतं ना कदाचित. क्लिअर आउट करा आणि व्हिडिओ बंद करा आणि स्टार्ट करा. साईड माहिती आहे तुम्हाला? स्लाइड शो मोडमधून बाहेर पडल्यावर ब्राउज करता येईल. लाईन घालून झाल्यामुळे एवढं काही झालं असेल. एटमॉस्फेयर स्टार्ट करूँ. चालू आहे. सो नेक्स्ट है कि वर्ल्ड क्लाइमेट. जैसे हमने इंडिया के रिलेटेड क्लाइमेट देखा, उसी प्रकार से वर्ल्ड क्लाइमेट को भी हमें देखना होता है कि वर्ल्ड में किस तरह से अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट है. अलग अलग प्रकार के इक्वेटोरियल, कुछ इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है. जैसे हम देखते हैं कि ये अगर पृथ्वी है हमारे, तो ये बीच में की जो लाइन जा रही है उसको ज़ीरो लाइन कहते हैं हम. ये इक्वेटर कहा जाता है हमें, है ना, इक्वेटर. तो इक्वेटर
के ऊपर भी कुछ कंट्रीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ नीचे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स भी है, ठीक है। तो यहाँ का जो वातावरण होगा, ऑब्वियसली मैंने कहा कि यहाँ पे ग्लेशियर्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ का जो वातावरण होगा वो ठंडा ही होगा। यहाँ ऑब्वियसली यहाँ का और यहाँ का वातावरण अलग अलग होगा, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हमें अलग अलग प्रकार के वातावरण मिलते हैं, अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट मिलता है ना। तो क्लाइमेट, वातावरण ये किस तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में एग्जिस्ट होता है उसको हम देखेंगे। मॉनसून अलग अलग प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के मॉनसून क्या होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट्स हैं जिसको हम उस रीजन के हिसाब से नाम दिया गया अभी इसको। कुछ को सवाना कहा जाता है, कुछ को सूडान कहा है। सूडान कंट्री आपने सुनी होगी, तो सूडान कंट्री के आसपास जो वातावरण क्लाइमेट तैयार होता है उसको सूडान क्लाइमेट कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से हॉट डेजर्ट का वातावरण हॉट होता है ऑब्वियसली, तो वहाँ का वातावरण किस तरह से एग्जिस्ट होता है, ठीक है। डेजर्ट्स का क्लाइमेट, वाळवंट जिसको हम कहते हैं मराठी में, तो वहाँ का वातावरण किस प्रकार का होता है, वहाँ पे कितनी बारिश होती है, ठीक है, कितनी अमाउंट में होती है। टेम्परेचर वार्म किस तरह से होता है। मेडिटेरियनिक सी है, वहाँ के आसपास का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, वो किस तरह का होता है, ठीक है। स्टेपी क्लाइमेट जो होते हैं ये एक जो ग्रास के ही पार्ट्स हैं, ग्रास का ही टाइप्स हैं, ग्रास गवत जिसको हम कहते हैं, तो स्टेपीज जो है वहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट होता है, ठीक है। उसके बाद चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी क्या कि चाइना में किस तरह का क्लाइमेट है, वहाँ उसका क्लाइमेट का इफेक्ट हम रिलेट कर पाते हैं कि हमारा जो वातावरण है, क्लाइमेट है, वो उसके वहाँ के वातावरण से किस तरह से रिलेट होता है। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट उसको स्पेशली कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, ब्रिटेन में किस तरह का क्लाइमेट हमें मिलता है। साइबेरियन रीजन इन रशियन रीजन में किस तरह का हमें वातावरण मिलता है, क्लाइमेट मिलता है। उसके बाद लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, वो भी है। आर्टिक और पोलार क्लाइमेट, यानी क्या आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन में किस तरह का क्लाइमेट हमें दिखता है। तो अलग अलग प्रकार के वर्ल्ड क्लाइमेट भी हमें जानने होते हैं, जो स्पेशली हमें मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रकार का वातावरण, क्लाइमेट हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके पीछे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है उसके, ठीक है। तो कभी कभी हमें एक आधा 10 मार्क्स के लिए या फिर 20 मार्क्स के लिए ऐसा स्पेसिफिकली क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। या फिर हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर एक आधा क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर एक आधा क्लाइमेट हमें सिमिलर विद द ब्रिटिश क्लाइमेट या फिर सिमिलर विद द चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर दिखा, तो ऑब्वियसली चेंजेस आ गए। तो चेंजेस किस प्रकार के आ गए, उसके पीछे जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, ये इस तरह का भी क्वेश्चन हमें कभी कभी पूछा जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी में थर्ड पार्ट होता है, वो है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी, ओशन ग्राफी यानी क्या, ओशंस की स्टडी है ना। ओशंस यानी क्या, वाटर बॉडीज की स्टडी। तो ओशन बॉडीज की मैंने कहा ऑलरेडी 3 चीज़ों पे हमें स्टडी करनी होती है। एक तो फिजिकल, ओशंस कैसे फॉर्म होते हैं, अलग अलग प्रकार के ओशंस कैसे हैं। जैसे मैंने कहा कि लाइफ जैसे हमें अर्थ पर दिखती है, वैसी ओशंस के अंदर भी दिखती है। अलग अलग प्रकार के माउंटेन्स, माउंटेन रिजेस हमें मिलते हैं, वोल्केनोज होते हैं, अर्थक्वेक्स भी आते हैं, है ना, ओशंस के नीचे। तो ये क्यों आते हैं फेनोमेनॉन्स ओशंस के नीचे, किस प्रकार से आते हैं, तो उसके पीछे फिजिकल फीचर्स क्या है। हम केमिकल फीचर्स भी हम देखते हैं, जैसे हमने अगर हमारे आम पानी को लिया और ओशन से पानी को लिया, तो ये हम पी पाते हैं, ये नहीं पी पाते, है ना, खारा होता है, ठीक है। तो इसके वजह से इसके कंपेरेटिवली इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, थोड़ी बहुत डेंस होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो वहाँ इसी प्रकार के वहाँ की लाइफ एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। तो केमिकल फीचर्स भी होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती रहती है। बहुत सारे क्रूड ऑयल के सोर्सेज जो है वो ओशन के नीचे है ना। बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, आपने मुंबई के आसपास का अगर क्रूड ऑयल का रिसोर्सेज अगर आपने सर्च किया गूगल पर, तो आपको देखेगा कि वो ओशन में है, सी में है, अरेबियन सी में इस प्रकार के वो खुदाई कर रहे हैं। डीप ओशन मिशन जिसको हम कहते हैं, कि खुदाई करके वहाँ से कुछ मिनरल्स, वहाँ से कुछ क्रूड ऑयल्स अगर हमें मिल रहा है तो वो हम उपयोग करेंगे उसका, ठीक है। तो ऐसे लाखों टनों, लाखों जगहों पे इस तरह का क्रूड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है जो ओशन से हमें मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ चीज़ें हमें मिलते हैं। और थर्ड है कि बायोलॉजिकल ऑब्वियसली ओशन के अंदर हमें प्लांट्स भी मिलते हैं, एनिमल्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी एग्जिस्ट करती है ना, फ्लोरा और फौना जिसको हम कहते हैं। तो एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है, अलग अलग प्रकार के। तो बायोलॉजी, तो ओशनोग्राफी पर हमें 3 लेवल पर पढ़ना होता है। फिजिकली ओशंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार के फेनोमेनॉन्स ओशन के अंदर भी हमें मिलते हैं, सीज के अंदर भी मिलते हैं। केमिकल रिएक्शंस भी बहुत सारी होती रहती है, और उसके साथ साथ बायोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उस पर भी बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। हमें दिखता है कि
बहुत ज़्यादा जब जो मासेमारी करने वाला इंसान होता है वो अगर बहुत ज़्यादा सीज से अगर बहुत सारी मछलियों को लाए तो उनको आगाह किया जाता है कि आप ज़्यादा जो है वो फिशिंग मत करो, क्योंकि वहाँ की जो फिशिंग या फिर मछली है वो वहाँ से एग्जिस्ट जो है उसका ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो हमें किस प्रमाण पर करना होता है ये भी बताया जाता है। ठीक है, वहाँ पे किस तरह से बायोलॉजी एग्जिस्ट करते हैं वो भी हमें बताना होता है। ठीक है, उसके बाद ओशनग्राफी में अलग अलग प्रकार के ओशंस हम देखेंगे। ठीक है, ओशंस के फिजिकल फिनोमेनन्स हम देखेंगे, अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर्स कैसे एग्जिस्ट होता है, टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ओशंस में, जो हमें टेम्परेचर बताया जाता है या फिर जो हमें टेम्परेचर दिखता है वो अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर्स होते हैं। ठीक है, सो अलग अलग टेम्परेचर्स, अलग अलग डेंसिटी होती है तो वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो ओशंस के बारे में हम फिजिकल फिनोमेनन्स उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, ओशंस की सैलिनिटी होती है, जैसे मैंने अभी कहा कि खारा पानी होता है तो सैलिनिटी की लेवल कभी कभी किसी जगह बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे बहुत कम बायोलॉजिकल फीचर्स हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली केमिकल फीचर्स का इफेक्ट पड़ता है हमें बायोलॉजिकल। ठीक है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि अगर बड़ी बड़ी शिप्स उनमें जो ऑयल होता है या फिर कुछ क्रूड ऑयल अगर हुआ वो अगर लीक हो गया तो वहाँ की जो बायोलॉजी है वो ख़त्म हो जाती है ना। तो ऐसे भी कभी कभी हम न्यूज़ सुनते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस का ऑब्वियसली बायोलॉजी पर इफेक्ट होगा, वहाँ के प्लांट्स एनिमल्स पर इफेक्ट होगा। तो सैलिनिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ओशंस के रिलेटेड। ओशन करंट्स होते हैं बहुत सारे, करंट्स क्या होते हैं ओशंस करंट्स उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया कि पानी की डेंसिटी आम पानी की और ओशन के पानी की ऑब्वियसली रिलाय डिफरेंट होगी। तो डेंसिटी क्या होती है, मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स किस बेसिस पर होते हैं, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी और सन मून विंड। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना मराठी में भरती ओहटी कहते हैं ना, तो कभी कभी भरती आ जाती है यानी पानी एकदम से बढ़ जाता है, कभी कभी पानी चला जाता है बहुत, है ना, कोस्ट से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस पर इफेक्ट होता है सन का और मून का। ठीक है, सन का और मून का, जैसे हम कहते हैं ना पूर्णिमा को इस तरह का भरती या फिर ओटी आती है ना। तो इस प्रकार के फिजिकल फिनोमेनन्स भी होते रहते हैं। तो ओशंस के रिलेटेड ये फिजिकल फिनोमेनन्स क्या है, उस पर सन और मून का इफेक्ट क्या होता है उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, बहुत सारी वेव्स होती है, उस वेव्स को भी हमें जानना होता है। अलग अलग प्रकार की वेव्स है, उनकी लेंथ है, उनकी स्पीड है, उनके फिजिकल फिनोमेनन्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है ना। टाइड्स होते हैं, टाइड्स हम नाम सुनते हैं, अलग अलग प्रकार के टाइड्स आते हैं। ठीक है, तो टाइड्स क्या होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो ओशनोग्राफी में स्पेशली हम ओशंस के बारे में ही देखेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, टाइड क्या होते हैं, टाइडल करंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टाइड्स क्या होते हैं। तो जब टाइड्स हम देखेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली, टाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं उसको, तब आपको ध्यान में आएगा कि एग्जैक्टली टाइड्स होते क्या हैं। ओशन करंट्स होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के फोर्सेस तैयार करते हैं, कोरोलिस फोर्स वगैरह जिसको हम कहते हैं। तो अलग अलग फोर्सेस किस तरह से होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सरफेस करंट्स होते हैं, डीप वाटर करंट्स होते हैं, जो अंदर भी कुछ करंट्स फॉर्म होते हैं, वो फ्लो होते हैं, उसका भी इफेक्ट हम देखेंगे। ठीक है, और स्पेशली ओशन करंट्स, क्योंकि ओशन करंट्स पर हर 1-1.5 साल बाद या फिर 1 साल बाद एक क्वेश्चन आता है मेंस में कि ओशन करंट्स क्या होते हैं, क्योंकि ओशन करंट्स में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं दिन ब दिन। तो ओशन करंट्स पर हर 1 साल के बाद यानी अल्टरनेट ईयर्स पर ओशन करंट्स पर जो है ओशनोग्राफी पर स्पेशली और ओशन करंट्स पर एक आधा क्वेश्चन फॉर्म होता है ज्योग्राफी के पेपर में। ठीक है, उसके बाद वाटर रिसोर्सेस, ऑब्वियसली अलग अलग प्रकार के वाटर रिसोर्सेस है। अंडरग्राउंड वाटर है जो हम पीते हैं पानी, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, उसके बाद सरफेस वाटर है जिसमें लेक्स है, तालाब जिसको हम कहते हैं, रिवर्स है सरफेस पर जो है ना, सी है, ओशन है लेकिन उसका पानी हम नहीं पी पाते, रिवर सी है, और क्या कहते हैं हम, लेक सी है उस जिसका हम पानी पी पाते हैं। उसके बाद ग्राउंड वाटर लेवल है ना, ग्राउंड वाटर है जिसका उपयोग हम करते हैं, इनलैंड वाटर। ठीक है, उसके बाद ओशन वाटर रिसोर्सेज जिसको हमने कहा अभी। ठीक है, यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाता है ओशंस का बाय द मैन। उसके बाद वाटर कंजम्पशन किस प्रकार से किया जाता है, पैटर्न्स किस प्रकार के हैं, वो कितने प्रमाण पर हमने ओशन लेवल या फिर ग्राउंड वाटर लेवल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये भी उसके पीछे भी कुछ कारण है। वाटर पोल्यूशन के वजह से भी बहुत सारा वाटर हमारे उपयोग में नहीं आता है।
हम वो पी नहीं पाते, इनटेक नहीं कर पाते, उसके पीछे वाटर पोल्यूशन एक बड़ा कारण है ना। बहुत सारी फैक्ट्रीज हमें मिलती है कि जो रिवर के साइड में एग्जिस्ट करती है, जिसका जो केमिकल जो पानी होता है सारा नदियों में बह के आता है, वो पानी पीने लायक नहीं होता है, उसको पहले फिर क्या करना होता है, रिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। सो इस प्रकार से कुछ पैटर्न्स है कंजम्पशन के। कंजर्वेशन किस प्रकार से हमें करना है ना, कंजर्वेशन भी करना है ना हमें, वाटर्स का, लेक को बचाना है ना, अलग अलग प्रकार के लेक्स को बचाना है, पानियों को बचाना है। हमें हर साल कहा जाता है जब समर आता है तो आपको पानी बचा कर पीना है, पानी बचा रखना है आपको, तो वो बचाना क्या है, कंजर्वेशन, संवर्धन जिसको हम कहते हैं। तो वो क्या है, टेक्निक्स क्या है अलग अलग प्रकार की वाटर कंजर्वेशन की। हम देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग होता है ना, जिसको हम वाटर को एक जगह लाते हैं, है ना, कंजर्व करते हैं उसको। तो अलग अलग टेक्निक्स है वाटर कंजर्वेशन की, उसको हम देखेंगे। बायोजियोग्राफी है, बायोजियोग्राफी उसके बाद का टॉपिक, जिसमें हम सॉइल के रिलेटेड सारा देखेंगे। जो मृदा होती है, सॉइल के रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें हैं, सॉइल कैसे बनती है, किस तरह से वेजिटेशन यानी क्या, किस तरह से हम सॉइल के अंदर या फिर सॉइल पर हम खेती उगाते हैं ना, प्लांट्स उगते हैं, है ना, प्लांट्स वगैरह अलग अलग प्रकार के हम खुद एग्रीकल्चर करते हैं। तो उसके पीछे सॉइल एक बड़ा रीज़न है। सॉइल अगर ना हो तो हम ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ टेक्निक्स ऐसी बन रही है वर्ल्ड में कि विदाउट सॉइल, सॉइल लेस क्रॉप्स भी अभी बन रहे हैं, ठीक है। तो सॉइल लेस क्रॉप्स ऑब्वियसली रिसेंट डेवलपमेंट हो गई ज्योग्राफी में, जो आपको करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, मेंस में, कि इन द रिसेंट पास्ट या फिर रिसेंट टाइम्स सॉइल लेस क्रॉप्स आर एग्जिस्टिंग, आर इवॉल्विंग, ठीक है। तो सॉइल लेस क्रॉप्स क्या होते हैं और सॉइल का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है, सॉइल का इरोजन हम देखने वाले हैं किस प्रकार से होता है, सॉइल का महत्व क्या है वेजिटेशन के लिए। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन, जिस पर फॉरेस्ट आते हैं, जंगल है बहुत सारे, है ना, जंगल कैसे बनते हैं, किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उसका भी कंजर्वेशन होता है। हमें कहा जाता है कि जंगल को हमें बचाना है ना। उसके बाद अलग अलग फॉरेस्ट डेवलपमेंट के फैक्टर्स है, उसको भी हम देखेंगे। ग्रासलैंड्स होती है, डेजर्ट्स होते हैं, टूंड्रा वेजिटेशन, ये अलग अलग प्रकार के कुछ वेजिटेशन है जिसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन भी होता है, डेवलपमेंट के कारण बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, है ना, बहुत सारे जंगल जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी मेट्रो के वजह से बहुत सारी ज़मीन को भी ऑक्यूपाई किया गया और बहुत सारे फॉरेस्ट को भी ख़त्म किया गया, है ना। सरकार तो बताते हैं कि इसके बदले हम अलग जगह फॉरेस्ट उगाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता उतने तौर पर। तो वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ऑब्वियसली अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। वहाँ की जो एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वो अफेक्ट हो गए, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा कारण है। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या है, उसका कंजर्वेशन हमने कैसा करना चाहिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसा हमने करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। फॉरेस्ट्री, ऑब्वियसली जो स्टडी ऑफ फॉरेस्ट है उसको फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री, बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए अभी भी काम कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे एग्रो फॉरेस्ट्री होते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि सरकार के द्वारा ही कुछ एजेंसीज जो है वो फॉरेस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट हर साल टारगेट बनाते हैं, हमें एक 1 करोड़ प्लांट्स उगाने हैं, है ना, 3 करोड़ प्लांट्स लगाने हैं, ऐसे टारगेट्स भी बनाते हैं, जिसको कहा जाता है अफॉरेस्टेशन, है ना, डिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन, जिसको हम देखने वाले हैं। तो ये हो गई फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं जिसमें हमें पढ़ना होता है। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसमें अलग अलग प्रकार के ये हैं। यही बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। नियर अबाउट आपका अगर 100% ज्योग्राफी होगा तो उसमें से नियर अबाउट 70% जो है वो सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी ही कवर अप करता है आपका, ठीक है। 30% जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और रिसेंट डेवलपमेंट्स ये कवर अप करते हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादातर फोकस करना पड़ता है। और मैं ऑब्वियसली कह रहा हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें से 12 से 14 क्वेश्चन किस पर आ रहे हैं, सिर्फ इस फिजिकल ज्योग्राफी पर। 5 से 6 क्वेश्चन ही सिर्फ इस 3 पॉइंट्स पर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा फोकस किस पर करना पड़ेगा, फिजिकल ज्योग्राफी पर। इसी कंसेप्ट पर ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। तो अगर ये कंसेप्ट हमें एक बार समझ में आ गए तो ये सारी की सारी ज्योग्राफी हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ईजिली समझ में आ जाती है, ठीक है। जैसे हम रेफरेंस बुक पढ़ते रहते हैं फिर ईजिली हमें समझ में आती है। तो इसीलिए फिजिकल फिनोमिनन ज़्यादा, और ये जो इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी है ये ऑब्वियसली हमारे रिलेटेड ही होती है, तो हमें वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होती है। जैसे पॉपुलेशन क्या होती है, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कह रहे हैं हम। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी बढ़ती
आबादी बढ़ती, लोक संख्या, ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये सेक्स रेशियो यानी क्या कि कितने इंसान महिला के तौर पर है, यानी क्या उनका रेशियो क्या है ना, फीमेल और मेल का रेशियो क्या है, जिसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के हमें जनरल चीज़ें होती है जो हमें फिर ज़्यादा उस पर डिटेल में जाना नहीं होता है, हमें इजीली वो समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें पढ़ना होता है सबसे पहले एग्रीकल्चर। अभी हमने सॉइल पढ़ लिया, वेजिटेशन पढ़ लिया, तो ऑब्वियसली जो हम खाने वाली चीज़ें, वेजिटेशन जो प्लांट्स और प्लांट्स हैं वो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के थ्रू हम खाएंगे। तो क्रॉप्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप्स पैटर्न क्या होता है, उसमें लैंड का किस प्रकार से यूज किया जाता है ना, लैंड्स का यूज, लैंड की कैपेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन भी होता है बहुत सारी जगह। ठीक है, तो डिग्रेडेशन क्या होता है उसको भी हम देखने वाले हैं, इम्पैक्ट क्या होता है उसका। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठाती है उसके रिलेटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम लैंड को बचाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिक्स टर्म्स रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर उसको भी हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है ना, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग ना हो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें झुकना चाहिए। ठीक है, सेंद्रीय खेती जिसको हम कहते हैं मराठी में, तो उसकी तरफ झुकना चाहिए। तो ये हमें प्रमोट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, अलग अलग प्रकार की खेतियाँ होती है, अलग अलग प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न्स भी है। जैसे महाराष्ट्र में अगर कुछ क्रॉप्स लिए जाते हो तो वो उत्तर प्रदेश या बिहार में नहीं लेते हैं, वहाँ पे अलग क्रॉप्स होंगे। तो अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स भी है, अलग अलग सीजन वाइज अलग अलग क्रॉप्स लिए जाते हैं। तो अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन हम देखते हैं, है ना, इरिगेशन वगैरह ये क्या है, सिस्टम क्या है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जब हम पहला इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे एग्रीकल्चर, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाते हैं कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, एग्रीकल्चर लेबर्स उनका काम क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, है ना, APMCs आपने सुना होगा, है ना, MSP सुना होगा, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के टर्म्स उभर कर सामने आते हैं जब मार्केटिंग होता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, है ना। जो किसान होते हैं वो अपना सारा माल क्या एक जगह लेकर जाते हैं, वहाँ पे वो बेच देते हैं, है ना, उनको कुछ मिनिमम प्राइस मिलते हैं जिसको हम MSP कहते हैं। ठीक है, तो ये मार्केटिंग कैसा होता है। ठीक है, ई नाम का भी है, ई नाम का कंसेप्ट भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग होती है ना। तो ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मेजर स्कीम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, अलग अलग प्रकार की स्कीम्स भी होती है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड होता है ना, अलग अलग प्रकार की स्कीम्स है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना, कृषि सिंचाई योजना वगैरह, ऐसे अलग अलग प्रकार के फार्मिंग रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड अलग अलग स्कीम्स बनाई जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अलग अलग प्रकार की कुछ स्टेट्स की भी स्कीम्स होती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स होती है। तो अलग अलग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर पर, क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का IT में कैसा इस्तेमाल करते हैं हम, कैसा कर सकते हैं। बहुत सारी बार ऐसा भी सुनते हैं हम कि जो वाटर पम्प्स लगाए जाते हैं एग्रीकल्चर में वो ऑटोमेटिक चल जाते हैं, है ना, ऑटोमेटिक लगाए जाते हैं, उसमें IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी अब इवॉल्व होती जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसको भी हम देखेंगे। मेन हमारे लिए प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन आना चाहिए ना, है ना, उत्पन्न आना चाहिए। तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कैसा होता है, उसके बाद उसके ग्रोथ के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो कंडीशन ऑफ ग्रोथ। तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो हमें प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जा सकते हैं, उस क्रॉप्स के रिलेटेड ही हमें सिलेबस में देखना है। व्हीट, गेहूँ, तो हमें कभी कभी पूछा जाता है कि लार्जेस्ट व्हीट प्रोडक्शन कंट्री कौन सी है, लार्जेस्ट व्हीट प्रोडक्शन स्टेट कौन सा है इंडिया में, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। इतना फैक्चुअल तो नहीं पूछा जाता, लेकिन व्हीट रिलेटेड हमें फॉर एग्जांपल ऐसे भी कंडीशन पूछी जा सकती है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये आ जाएगा कि 2020-21 में व्हीट प्रोडक्शन हमारा 6 to 7% से बढ़ गया है। सेकंड स्टेटमेंट दिया जाएगा कि व्हीट प्रोडक्शन जो है उसके लिए ये वेदर चाहिए। थर्ड दिया जाएगा कि उसके लिए फर्टिलाइजर्स या फिर इस प्रकार के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल पिछले 2-3 सालों में बढ़ गया है। तो इस व्हीट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की ये स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है। ये 4 स्टेटमेंट दी गई, अभी उसमें से गलत क्या और सही क्या हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो व्हीट प्रोडक्शन रिलेटेड, उसी तरह राइस प्रोडक्शन रिलेटेड, है ना। तो अलग अलग रीजन में राइस प्रोडक्शन भी होता है ना, जिसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है।
ठीक है, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है ऑब्वियसली वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है। तो उसके लिए वेदर कंडीशंस क्या चाहिए, कहाँ पे राइस प्रोडक्शन होता है स्पेशली, गवर्नमेंट कुछ स्कीम है क्या राइस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये डेली कंज्यूम वाली चीज़ें हैं ना, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। व्हीट गेहूँ तो चाहिए डेली, राइस चाहिए ही, ठीक है। और जैसे हम देखते हैं कि कभी सुकाल या फिर फेमिन वगैरह आ गया, अभी साइक्लोन वगैरह आ गया, तब भारी बारिश हो गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ही डिस्ट्रीब्यूशन करती है ना पहले, राइस व्हीट का। इसको बफर स्टॉक किया जाता है ना, बफर स्टॉक किया जाता है, एक जगह जमा किया जाता है, ताकि अगर कुछ फेमिन आ जाए, कुछ ऐसी अकाल स्थिति आ गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको लोगों को दे सके, ठीक है। तो मेन प्रोडक्शन इसलिए हमारे लिए पढ़ना इसको ज़्यादा ज़रूरत है कि व्हीट राइस प्रोडक्शन इंडिया में किस प्रकार का होता है, उसके लिए वेदर कंडीशंस क्या है। उसके बाद मेज़, कॉर्न, मक्का जिसको हम कहते हैं, ठीक है। मक्का, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाते वक्त ये भी कहा था कि मक्का हमारा प्राइमरी क्रॉप नहीं था, उसको लाया गया था बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा। टोबैको भी इंट्रोड्यूस किया गया था, चाय, टी भी इंट्रोड्यूस की गई थी, जो हमारे इंडिया में पहले एग्जिस्ट नहीं होती थी। तो कॉर्न, जो यूरोपियन रीजन में स्पेशली कॉर्न का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मेज़, कॉर्न। उसके बाद बार्ली, बाजरा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बाजरा का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो कंडीशंस क्या है उसकी ग्रोथ की, प्रोडक्शन पैटर्न क्या है, और इंटरनेशनल ट्रेड कैसा होता है, उसमें व्यापार किस प्रकार का होता है। उसके बाद ओट्स भी होते हैं जो हम खाते हैं, है ना, ओट्स वगैरह, राय वगैरह, ये भी फूडिंग प्रकार ही है, उसको भी हम देखेंगे। बिवरेजेस जो होते हैं, यानी क्या, कुछ पेय जिसको हम कहते हैं मराठी में, तो टी हम पीते हैं, है ना, चाय पीते हैं। कॉफ़ी, चाय का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में जो सिक्किम रीजन है, या फिर चाय के बागान जहाँ पे आसाम रीजन है, नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है वहाँ पे टी प्रोडक्शन होता है। तो वो वेदर कंडीशन क्यों अच्छा है उसी टी प्रोडक्शन के लिए, अदर जगह क्यों टी प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वेदर कंडीशंस होनी ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो टी प्रोडक्शन किस तरह का है हमारा, उसमें प्रोडक्शन किस प्रकार का हो रहा है, प्रोडक्शन पैटर्न, और उसमें ट्रेड, व्यापार किस प्रकार का हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कॉफ़ी के रिलेटेड भी सेम चीज़ें है कि वेदर कंडीशंस क्या चाहिए, किस जगह इंडिया में, ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे क्वालिटी वाली कॉफ़ी जो है इंडिया में तैयार की जाती है वो कर्नाटक रीजन में, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन जो है कर्नाटक में होता है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड एक वीडियो भी है, जो अगर आप यूट्यूब पर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी, जो क्वालिटी वाली कॉफ़ी जो वहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो, कॉफ़ी प्रोडक्शन इन कर्नाटका के रिलेटेड है वो, ठीक है। उसके बाद कोका, जिसका चॉकलेट बनाया जाता है, ठीक है, कोका जो होता है, ठीक है, जिसका चॉकलेट वगैरह बनाया जाता है, उसका भी प्रोडक्शन होता है। स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि उसको ट्रॉपिकल रीजन चाहिए, तो ट्रॉपिकल रीजन में जो कंट्रीज़ है वहाँ पे कोका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। टोबैको, ऑब्वियसली टोबैको जो इंट्रोड्यूस किया गया हमारे इंडिया में, पहले तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज देखते हैं हम कि टोबैको का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फाइबर क्रॉप्स होते हैं कुछ, जिससे फाइबर्स हमें मिलते हैं, स्पेशली फाइबर्स यानी कि कॉटन, जिससे कपड़े हम बनाते हैं। जूट होता है, जिससे हम रस्सी वगैरह बनाते हैं, है ना, जूट प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। ताग जिसको हम मराठी में कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के, यानी क्या कि जितने भी क्रॉप्स दिए गए उतना उसका इंपॉर्टेंस है हमारी इसमें, आपको ये ध्यान में आएगा होगा, ठीक है, कि उसका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन कंजम्पशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंस है, जो डेली हम कंज्यूम करते हैं। सिल्क का इस्तेमाल, है ना, सिल्क की साड़ियाँ भी बनाई जाती है हमारे यहाँ पे, है ना, अलग अलग प्रोडक्शन बनाए जाते हैं, ठीक है। रबर का इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल रबर जो पेड़ों से हमें मिलता है, उसका भी प्रोडक्शन, उसके लिए स्पेसिफिकली क्रॉपिंग की जाती है, उस रबर के लिए रबर का इस्तेमाल भी किया जाता है, उसका ट्रेड भी होता है, व्यापार भी होता है। इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर नहीं, उसके लास्ट ईयर पहले शुगर केन पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शुगर केन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसके लिए वेदर कंडीशंस क्या चाहिए, इंडिया का शुगर प्रोडक्शन वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में कितना परसेंटेज है, कौन सा नंबर है इंडिया का वर्ल्ड प्रोडक्शन में शुगर केन के रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था शुगर केन के रिलेटेड। तो ऑब्वियसली शुगर केन के रिलेटेड पूछा गया, तो ऑब्वियसली व्हीट राइस के रिलेटेड पूछा ही जा सकता है ना। तो इसीलिए हमको वो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पैटर्न पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो है मिनरल रिसोर्सेस, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेस इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो मिनरल्स में
अलग अलग प्रकार के मेटालिक मिनरल्स, मैंने कहा था मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हमें पढ़े हुए ऑलरेडी, तो मेटल्स नॉन मेटल्स। मेटालिक मिनरल्स एग्जैक्टली क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या है, जिनमें मेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उनका, अलग अलग जगह अलग अलग रीजन में हमें अलग अलग प्रकार के मेटल्स मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि आयरन हमें बहुत सारी जगह मिलता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर बहुत कम जगह मिलता है ना, इसलिए हम उसको प्रेशियस मेटल मानते हैं ना। तो हर जगह हर मेटल मिलेगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं, जहाँ पे जो कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल होगी वही वो मेटल्स हमें एग्जिस्ट मिलेगा, है ना। तो इसीलिए कुछ मेटल्स है कुछ नॉन मेटल्स है जिसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हमें जानना होता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका ट्रेड कैसे होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, उसके पीछे भी क्या चीज़ें हैं। आयरन ओर एग्जैक्टली जिसका उपयोग ज़्यादातर हमें किया जाता है, जैसे मैंने हिस्ट्री में कहा था, है ना, हिस्ट्री में भी कहा था कि आयरन ओर जब इवॉल्व हुई, यानी कि आर्यन जब आए, जब उनको पता चला कि आयरन का इस्तेमाल हम बहुत सारी जगह कर सकते हैं, तो आज भी हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में दिखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हम उपयोग में लाते हैं वो आयरन की बनाई जाती है ना। तो आयरन ओर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत सारी जगह आयरन ओर इंडिया में पाई जाती है, इसलिए प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका ज़्यादा उपयोग है। अगर कम पाई जाती तो उसका ऑब्वियसली हम प्रेशियसली उपयोग करते, कम उपयोग करते। जैसे गोल्ड और सिल्वर है, डायमंड है, डायमंड क्यों महंगा है, क्यों कम जगह मिलता है हमें, है ना, कम जगह मिलता है इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है ना। आयरन बहुत ज़्यादा जगह मिलता है इसलिए उसकी वैल्यू कम है, अदरवाइज आयरन भी महंगा होता है ना। तो इसीलिए जो चीज़ें जिस प्रमाण में हमें मिलती है उसके वजह से उसका ट्रेड और उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स है जिसको हम देखने वाले हैं। मैग्नीज, क्रोमियम, ये आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। निकेल, टंगस्टन क्या होता है, कॉपर आपने सुना होगा, ठीक है। कॉपर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है इंडिया में, कहाँ पे मिलता है कॉपर, कॉपर ओर कहाँ पे इंडिया में, वो भी हम मैप के थ्रू देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, प्लैटिनम वगैरह। उसके बाद मिनरल केमिकल्स होते हैं कुछ, जिसमें मीका होता है, पोटैश होता है, फॉस्फेट्स होता है, नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के सल्फर वगैरह, ये अलग अलग प्रकार के कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स है जिसको हमें स्टडी करना होता है, और एट दी एंड उनके कंजर्वेशन के लिए क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है वो भी जानना होता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेस है, अलग अलग प्रकार के एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज है ना, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। कोल का हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ पास आ रही है वो मैक्सिमम कोल के हिसाब से आ रही है, कोल के वजह से आ रही है। तो कोल जिसको जलाया जाता है उसमें से एनर्जी क्रिएट करी जाती है और वही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हमें मिलती है इलेक्ट्रिसिटी जो हम उपयोग करते हैं। सो कोल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कोल ओवर्स है, कोल माइंस है हमारे इंडिया में अलग अलग जगह, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कोल एक नेचुरल रिसोर्सेस है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पेट्रोलियम हम इस्तेमाल करते हैं, डीजल, रॉकेल, है ना, फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं हम, है ना, पेट्रोल का इस्तेमाल, डीजल का इस्तेमाल, रॉकेल का इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्रोलियम का किस तरह का, ये नेचुरली मिलते हैं हमें, ठीक है, ठीक है। तो नेचुरली किस तरह से उनको निकाला जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, ठीक है। उसका ट्रेड कैसा है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने होल्ड किया है जहाँ पे को पेट्रोलियम मिलता है, ऐसी बहुत कम कंट्रीज़ है, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको ओपेक कंट्रीज़ कहा जाता है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जिसको हम कहते हैं। तो ये कंट्रीज जो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, वो सारे लोगों को एक्सपोर्ट करती है ऑयल जिसको हम कहते हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपने सुना होगा, जहाँ पे बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है ना। पानी के वेव्स से जो बनाई गई जो इलेक्ट्रिसिटी उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं इंडिया में, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है उसको भी हम देखेंगे। इंडिया में अलग अलग जगह उसके प्लांट्स क्या है। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी भी आपने सुना होगा, बहुत सारी जगह न्यूक्लियर प्लांट्स है, ठीक है। तो न्यूक्लियर प्लांट्स के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्जन भी किया जाता है, फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है। तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जो है मिनरल चाहिए होते हैं, जिसमें थोरियम होता है, यूरेनियम होता है। यूरेनियम का इस्तेमाल हम कहते हैं बॉम्ब प्रोडक्शन में भी होता है ना, ठीक है। तो एम्यूनिशंस बनाने के लिए, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ऑब्वियसली ये जो यूरेनियम थोरियम है, ये कहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे मिलते हैं यूरेनियम, थोरियम वगैरह, ठीक है।
उसके बाद कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है, नॉन कन्वेंशनल यानी अपारंपरिक, जिसको हम कहते हैं पारंपरिक और अपारंपरिक, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, और कुछ जो है वो हम बना सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे सोलार एनर्जी है ना, सोलार पैनल्स हम लगाते हैं घर के ऊपर, जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके कंज्यूम कर सकते हैं। विंड एनर्जी है ना, विंड एनर्जी आपने पवन चक्कियाँ देखी होंगी। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी होती है, भूभाग की जो जिन्होंने कहा लावा आता है बाहर, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो जो हीट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो भी कन्वर्जन होता है। तो जियोथर्मल एनर्जी, टाइड्स हमें दिखते हैं कि बहुत सारे पंखे जो है वो घूमते रहते हैं, तो टाइडल एनर्जी क्रिएट की जाती है। वेव एनर्जी होती है, बायोमास एनर्जी होती है, अलग अलग प्रकार की नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, जिसका हमें अभी फ्यूचर में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मेंस में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड विद दिस कि हाउ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी विल बेनिफिट द ह्यूमंस इन द फ्यूचर, ठीक है। तो उसके उपयोग क्या है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल मिलने वाले, कोल तो एक दिन ख़त्म होने वाला ही है, पेट्रोलियम एक दिन ख़त्म होने वाला ही है, क्योंकि जिस तरह से हम कंज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा। तो हमें रिलाय किस पर करना पड़ेगा, इस पर ही, नॉन कन्वेंशनल पर ही। आज हम देखते हैं कि ई व्हीकल्स आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों आ गए, क्योंकि हमें पता है कि पेट्रोलियम के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उसका एग्जिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होने वाला है, तो हमें अल्टरनेटिव सोर्स लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने ई व्हीकल्स लाई है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम उपयोग करते हैं। तो वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, उसको हमें जानना होता है, उसके डिफरेंट सोर्सेस क्या है, कहाँ से हम उसको तैयार कर सकते हैं इसको। उसके बाद एनर्जी क्राइसिस भी होता है कभी कभी, है ना, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो उसके भी हम जानेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रीज, ठीक है, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज होती है, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज है, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज है। तो इंडिया में इंडस्ट्रीज कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, इंडस्ट्रीज का महत्व क्या है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी ग्रोथ कैसी है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है उनका, स्टील प्रोडक्शन किस प्रकार का है, आयरन प्रोडक्शन हमारा किस प्रकार का है, हर साल बढ़ता भी है वो, ठीक है। तो प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टील प्रोडक्शंस पिछले कुछ सालों में इतना % बढ़ा है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में कितना % बढ़ा है, ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। स्टील प्रोडक्शन रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स इंडिया में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। स्टील, वर्ल्ड के स्टील प्रोडक्शन में इंडिया का स्टील प्रोडक्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, कितना % स्टील प्रोडक्शन करता है इंडिया वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज होती है टेक्सटाइल, कॉटन प्रोडक्शन इसको हम कहते हैं ना, कपड़े का, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे रिलाय करती है, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है बहुत सारी इंडिया में, सिल्क प्रोडक्शन होता है, इसके वजह से सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उसका उपयोग क्या है। उसके बाद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज भी है, बहुत सारी मशीनरीज वगैरह, एग्रीकल्चर मशीनरीज वगैरह बनाई जाती है, जिसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है, उसी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, जिसमें हमें ऑटोमोबाइल यानी क्या मूवमेंट वाली चीज़ें, बसेस वगैरह, टैक्सीज वगैरह, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, कैब जो आते हैं ऑटोमोबाइल्स में। उसके बाद रेलवे का इस्तेमाल करते हैं हम, लोकोमोटिव इंडस्ट्री जिसको कहा जाता है। शिप बिल्डिंग, शिप्स का इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद रिसेंट ट्रेंड्स और उसमें एयरक्राफ्ट्स वगैरह अभी एग्जिस्ट हो रही है, एयरक्राफ्ट्स, एयरप्लेन्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बनाने के लिए भी अलग अलग इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है, तो इसके रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको हमें देखना होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत सारी होती है, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज, पोटैश, फर्टिलाइजर्स वगैरह जिसके वजह से बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के खेती के इस्तेमाल के लिए, है ना, फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ड्रग्स भी बनाए जाते हैं ना, जो हम ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स यानी क्या कि मेडिसिन, ठीक है, जो मेडिसिन हम कंज्यूम करते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस थ्रू ही बनाए जाते हैं कुछ, है ना, इंग्रेडिएंट्स डालकर, तो कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज भी है, ठीक है, तो उसको भी हमें जानना होता है, ठीक है। ग्लास इंडस्ट्रीज है अलग अलग प्रकार की, एग्रो इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर के बेस पर, एग्रो इंडस्ट्रीज पर भी अल्टरनेट ईयर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रो इंडस्ट्रीज का बढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का बढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे खेती का जो प्रोडक्शन होता है वो ख़राब हो जाता है ना, उसका स्टोरेज ना होने के कारण, उसको प्रोसेसिंग करने का ना कारण। तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का महत्व क्या है, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रबर जिस तरह से प्रोडक्शन होता है, तो रबर इंडस्ट्री भी है, रबर का इस्तेमाल हम करते हैं चप्पल के लिए, अलग अलग प्रकार के लिए, है ना, तो रबर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पेपर, पल्प, पेपर का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो अलग अलग प्रकार की न्यूज़ प्रिंट के लिए, है ना, उसके फीचर्स क्या है,
तो उसको भी हमें जानना होता है। सीमेंट इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शंस के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो सीमेंट इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री है ना। इंडस्ट्रियल रीजन्स है अलग अलग प्रकार के, कि उसी जगह पर हमें इंडस्ट्रीज मिलती है। अभी हमारे आसपास तो बहुत कम इंडस्ट्रीज मिलते हैं, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज ही होती है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में MIDC रीजन होता है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वगैरह होता है, तो वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज एक जगह होती है। वो हर जगह नहीं होती, क्योंकि एयर पोल्यूशन कर सकती, वाटर पोल्यूशन कर सकती, तो इसलिए उनको स्पेसिफिक रीजन दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है कि वही आप एग्जिस्ट करो। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी के खत्म होने के बाद आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक है डेमोग्राफी, जिसमें हमें पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन एज अ रिसोर्सेस कैसे काम करता है, पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है ना, इसको जानना होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना, हर साल हमें सेंसस, है ना, हर 10 साल बाद सेंसस आता है जो हमें दिखाता है कि किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी है, कम हुई है ना, सेक्स रेशियो कितना बढ़ा है, कम हुआ है ना। उसके बाद ओल्ड एज पॉपुलेशन हमारी कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है ना। हम कहते हैं कि इंडिया की सबसे, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिविडेंड ग्राफ सबसे ज़्यादा, यानी क्या कि वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, लेकिन उस तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है उस तरह का। ठीक है, तो सेंसस से हमें ये सारी चीज़ें बताते हैं। एजुकेशन एंड लिटरेसी कितनी है, साक्षरता कितनी है, ये भी हमें जानना होता है जब सेंसस बनता है। ठीक है, तो अभी सेंसस बन रहा है, अभी इस साल का 2020-22 में सेंसस आएगा, पब्लिश होगा। ठीक है, तो सेंसस अभी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो पहला सेंसस 2011 में आया था, जिसको हमें पढ़ना होता है, क्योंकि अभी नया नहीं आया ना, तो हमें 2011 का ही रेफरेंस लेना पड़ता है। जब अभी नया आएगा तो वो 2021 का होगा, जो 2022 में पब्लिश होगा, या फिर 2021 के एंडिंग में होगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, 2022 में पब्लिश होगा। तो ऑब्वियसली अब जब हम सेंसस की पढ़ाई करेंगे तो इस बेसिस पर करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमें मिलती है सेंसस से। और थर्ड होता है इंपॉर्टेंट अर्बनाइजेशन। जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग रूरल एरिया से अर्बन रीजन में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग माइग्रेट हो रहे हैं काम के लिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अर्बन पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वहाँ की संख्या भी बढ़ती जा रही है ना, बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही है, डेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से अर्बनाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स है। माइग्रेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रूरल से लोग सिटीज़ में आ रहे हैं, उनकी सेटलमेंट हो रही है सिटीज़ में। तो इस तरह से हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी में, कि डेमोग्राफी क्या है, सेंसस क्या है, और अर्बनाइजेशन क्या है। और लास्ट टॉपिक होता है हमारे सिलेबस में, वो है रिसेंट डेवलपमेंट, जो करंट रिलेटेड आपको एक तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है या फिर मेंस में। ठीक है, ये दोनों तरफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो ज्योग्राफी रिलेटेड होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर रिलेटेड होगा, जैसे हमने कहा कि रोड से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, शिप से या फिर ओशन से, है ना, पानी से करते हैं। उसके बाद रेलवे का इस्तेमाल भी करते हैं, अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार के हर साल लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सागरमाला है, सागरमाला यानी शिप के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग प्रकार के, भारतमाला है ना, 4 धाम एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली। तो अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है, तो उसके रिलेटेड करंट में है, तो ऑब्वियसली उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे मैंने कहा कि स्टील पर, है ना, आयरन इंडस्ट्रीज पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट इंडिया ने कुछ स्कीम लॉन्च की गई है क्या, है ना, वर्ल्ड कंटेक्स्ट में हमारा कितना प्रोडक्शन है, तो ये करंट का टॉपिक हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर में बहुत सारी स्कीम्स आती है, अभी रिसेंटली 3 एक्ट आ गए थे, है ना, ठीक ना, तो वो एक्ट्स पूछ सकते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज लाई जाती है एग्रीकल्चर पॉलिसीज रिलेटेड, इरिगेशन रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स लाई जाती है। जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना, तो सिंचाई के लिए यानी इरिगेशन के लिए स्कीम लाई गई थी, वो अभी भी चल रही है। तो उसके फीचर्स आपको पूछेंगे, उसके एम्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, है ना। उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज लास्ट टॉपिक है, जो आपके मैपिंग पोर्शन में आता है। ठीक है, जो मैपिंग होता है, तो इसीलिए मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कल से जब हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हमें इस सिलेबस को डिटेल में देखना है, तो हम
अलग अलग प्रकार के ये जो फिनोमेनॉन्स है, अभी फिजिकल ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन कल से स्टार्ट करेंगे हम ज्योग्राफी किसको कहा जाता है। ज्योग्राफी ये अभी हमें प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाएगा ज्योग्राफी किसको कहते हैं, मेंस में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने जो स्टडी की है, जिस विषय की स्टडी की है, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन क्यों कैसे क्या पूछ सकते हैं ना, पूछा ही नहीं जाएगा जिसका हम अभ्यास ही नहीं करते। तो एक आधा बहुत ज़्यादा जनरल पूछा जाता है प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ माई ज्योग्राफी। तो हमने ज्योग्राफी का तो स्टडी बहुत सारा किया होता है, लेकिन एट द टाइम ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू हमें ज्योग्राफी की डेफिनेशन भी नहीं याद आती, क्योंकि हमने कभी उस पर जाना ही नहीं कि ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है ना। तो ज्योग्राफी एग्जैक्टली क्या है ज्योग्राफी, उसके बाद फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी को स्टार्ट कर देंगे कल से, कि अलग अलग एक एक टर्म देखेंगे, उसके फीचर्स क्या है, उसका महत्व क्या है, और वो फिजिकल टर्म्स स्पेशली। तो फिजिकल ज्योग्राफी उसमें स्पेशली हम जो मॉर्फोलॉजी है वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, ठीक है, ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, ये 3 पार्ट पहले कवर अप करेंगे। उसके बाद फिर हमें इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी देखना। तो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सारी नई चीज़ें समझ में आती है इसमें, और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारे एनसीईआरटी या फिर पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो इसीलिए हमें उसको इंटरेस्टिंगली पढ़ना होता है, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री अगर आपको समझ में आ गई तो आपने आधी जंग जो है वो जीत ली, ऐसा कहा जाता है यूपीएससी में, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है वो, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। 100 में से करीबन 40 से 45 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए हमें उसको पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग से अगर हम पढ़े, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है इसमें, तो इंटरेस्टिंग से अगर हम पढ़े तो हम उसको और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो कल से हम ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।